Let's we start chapter number 3, C++. Okay. In examination, this chapter asks for 41 marks. Okay. The basic concepts of C++ we have learned in 11th standard and the advanced level in 12th standard. Okay. But as far as a lot of from us forgot about the basic concepts, so let's we see some basic concept, and after that the main concepts and main syllabus in 12th standard we will learn. Okay, first of all we should know about the C++. Okay, so here the introduction of C++. C++ is a general purpose programming language. It was developed by Bjorn Strostrup in the 1979 or 80s. C++ is an extension of C language, so it supports all features of C along with the new advanced features. C++ is an object-oriented programming language. What is mean of object-oriented? We should know about the object. Okay, so anything on which or the goal of the program on which we work. Okay, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम का जो एम होता है या जिस चीज़ के ऊपर हमारा प्रोग्राम डिपेंड करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा. ओके, तो ऑब्जेक्ट पे हम काम करेंगे यहाँ पर. ठीक है, अब किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हम देखेंगे जब हम क्लास के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे. It allows programmers to create program using object and classes, which makes program easy to understand, manage, and reuse. C++ supports both procedural programming and object-oriented programming concept. Why it supports procedural programming? Because it is a superset of C language. C language को ही enhance करके C++ को बनाया गया है. So that's why it supports C language also. Because of this, it is widely used to develop system software, application software, games, banking system, and real-time application. अब now what is mean of system software? जिसमें आपको बताता हूँ कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है they develop in C++. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ विंडोज XP है, विंडोज 7 है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ पर डेवलप किया गया है? C++ में डेवलप गया है. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे जैसे फेसबुक के बारे में भी बताया जाता है कि इसको भी C++ में बेसिक में जब ये बना था इसको C++ में डेवलप किया गया था. उसके बाद गेम्स है, बहुत सारे गेम्स है, 3D 4D गेम्स जो हम खेलते हैं उनका डेवलपमेंट भी कहाँ पर हुआ? C++ में हुआ. हमने प्रैक्टिकल में देखा कि वी जस्ट ट्राई सिंपल प्रोग्राम एंड गेट द आउटपुट, मगर ऐसा नहीं होता है. जब एक्चुअल इसकी डेवलपमेंट होता है, प्रोग्रामिंग होती है, तो यहाँ पर कई सौ कई हज़ारों प्रोग्रामर्स होते हैं जो मिलके एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं. ठीक है, अब बैंकिंग सिस्टम है, बैंक से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, आप देखते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग है ना, ATM मशीन के थ्रू हम पैसा निकालते हैं या फिर ऑनलाइन हम पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं. आज UPI का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए. ये सारी चीज़ों के डेवलपमेंट भी C++ में पॉसिबल है. एंड रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे हम व्हाट्सएप की बात करते हैं, फेसबुक की बात करते हैं. C++ प्रोग्राम्स आर फास्ट, एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, C++ के प्रोग्राम क्या होते हैं? बहुत फास्ट है, एफिशिएंट है एंड फ्लेक्सिबल. इट प्रोवाइड्स फीचर्स सच एज फंक्शंस, एरेज, पॉइंटर्स, क्लास, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म. देखिए मेन कॉन्सेप्ट्स है ये C++ के अंदर जिनके बारे में हमको पढ़ना है. Due to its speed and powerful features, C++ is considered one of the most important programming language for students and software developers. ठीक है, आज भी इसका इस्तेमाल होता है डेवलपमेंट के लिए. अब देखिए इसके बेसिक डेटा टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे. तो 11 के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, मगर वापस से मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, बहुत फास्ट रिवाइज़ करूँगा, आप ध्यान दीजिए. ठीक है, और ये ऑनलाइन भी मैं दोबारा आपको क्लास ले रहा हूँ इसकी. तो देखिए डेटा टाइप क्या है. डेटा टाइप 3 तरह के होते हैं. एक होते हैं बिल्ट इन, दूसरा होता है यूज़र डिफाइन, तीसरा होता है डेराइव टाइप. अब बिल्ट इन मीन्स ऐसे डेटा टाइप जिनको C++ में
की प्रोग्रामिंग में बिल्ड किया गया है, जिनकी प्रोग्रामिंग की गई है सी प्लस प्लस के अंदर, सी प्लस प्लस उनको पहचानता है, जानता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डेटा टाइप कौन कौन से हैं। तो इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है, बूल है और वाइड है। अब उनके मीनिंग्स सामने एसोसिएट है। इंटीजर का मतलब होता है, इंटीजर को INT से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है प्रोग्राम के अंदर। इंटीजर स्टोर्स होल नंबर्स, यानी सिर्फ नंबर्स को क्या करेगा, स्टोर करेगा। जैसे कि एग्जांपल है इंटीजर a इज इक्वल टू 10, यानी 10 क्या है, 10 इट इज अ इंटीजर वैल्यू, इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। जो इंटीजर के अंदर, इंटीजर डेटा टाइप के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है। अब इंटीजर डेटा टाइप बोले तो क्या डेटा टाइप में स्टोर होती है? नहीं, बल्कि उसके साथ जो वेरिएबल हम असाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर स्टोर होती है। जैसे इंटीजर क्या है, ये डेटा टाइप है, ए क्या है, वेरिएबल है, और उस ए की वैल्यू क्या है, 10 है। अब देखते हैं दूसरा फ्लोट। अब फ्लोट क्या है, फ्लोट स्टोर्स डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर को स्टोर करता है। यानी कि डेसिमल नंबर का मतलब क्या, जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट आएगा, क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट आएगा। तो देखिए यहाँ पे फ्लोट b इज इक्वल टू 5.5, हमने b की वैल्यू क्या लिखी, 5.5। यानी क्या हुआ यहाँ पर कि एक नंबर के बाद डेसिमल का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर याद रखना फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस होता है। जैसे 5.5 है ना, 9.5, इस तरह की अगर वैल्यू होंगी तो हम फ्लोट लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डबल क्या है, स्टोर्स लार्ज डेसिमल नंबर, एंड लार्ज डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए डबल का इस्तेमाल होता है। जैसे कि डबल सी इज इक्वल टू 12.345। अब देखिए यहाँ पर लार्ज है नंबर्स की लेंथ क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। उसके बाद कैरेक्टर को CHAR यानी कैर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट स्टोर सिंगल कैरेक्टर, इस सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल कैर CH इज इक्वल टू A, यानी कोई भी अल्फ़ाबेट्स स्टोर करने के लिए हम कैर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है बूल स्टोर्स ट्रू और फॉल्स के लिए बूल का हम इस्तेमाल करते हैं, इसको बूल फ्लैग भी कहा जाता है। दैट इज बूल फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। उसके बाद है वॉइड, इट रिप्रेजेंट नो वैल्यू के लिए वॉइड का इस्तेमाल होता है। नॉर्मली बहुत सारी जगह पे वॉइड का इस्तेमाल होता है, जैसे वाइड डिस्प्ले है, वाइड गेट डेटा, वाइड पुट डेटा, है ना, वाइड मेन फंक्शन है ना। तो इट रिप्रेजेंट नो वैल्यू, सम टाइम वी राइट फॉर दी फंक्शंस। हम इसको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे डेटा टाइप की तरफ, दैट इज डेराइव टाइप डेटा टाइप्स। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से डेटा टाइप है। तो फंक्शन है, सॉरी एरे है, पॉइंटर है, फंक्शन है और रेफरेंस है। चार तरह के डेराइव डेटा टाइप होते हैं, एरे, फंक्शन और एरे, पॉइंटर, फंक्शन एंड रेफरेंस। तो देखिए एरे क्या करता है ना, हमने एरे के बारे में डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए एरे स्टोर मल्टीपल वैल्यूज और सेम टाइप ऑफ डेटा। हम बोलते हैं एरे का डेफिनेशन, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, एरे स्टोर सेम काइंड ऑफ डेटा, एरे स्टोर होमोजीनियस डेटा, एक ही तरह का डेटा उसके अंदर स्टोर होगा, मल्टीपल टाइप के डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में हम देखते हैं हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एरे। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि इंटीजर मैंने इस्तेमाल किया, INT एरे, यानी एरे होगा, यानी एरे जो डेटा टाइप है उसकी जो वैल्यू होंगी वो कौन से टाइप की होंगी, इंटीजर टाइप की होंगी, यानी वी आर टेकिंग न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, हम न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर ले रहे हैं। तो इंटीजर हमने एरे को रिप्रेजेंट किया, सपोज कोई भी नाम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं यहाँ पे ARR लिखा जाए, हम कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज ARR लिया हमने यहाँ पर, उसके अंदर 5 को लिखा, इट मीन्स दैट इट कंटेन्स 5 एलिमेंट। 5 एलिमेंट का मतलब यहाँ पर वैल्यू नहीं है, जैसा इंटीजर की वैल्यू हम लिखते हैं, इंटीजर x इज इक्वल टू 10 है सपोज, तो यहाँ पर इंटीजर की वैल्यू क्या, वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। मगर हियर व्हेन वी यूज एरे इट मीन्स दैट यहाँ पर जैसा हमने 5 इस्तेमाल किया, इट मीन्स दैट दिस इज नॉट अ वैल्यू, these are the elements, these are the 5 elements over there in the array. Okay, so that is equal to 1 2 3 4 5 like that. Okay, उसके बाद है पॉइंटर। अब पॉइंटर का काम क्या है होता है, देखिए वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंटर, हम बाद में भी देखना है, इसके बारे में डिटेल में आएगा। तो देखिए पॉइंटर स्टोर्स एड्रेस ऑफ वेरिएबल। अब पॉइंटर क्या करते हैं, दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को कीप करते हैं, अपने पास रखते हैं या कॉल करते हैं। सो पॉइंटर कीप एन एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को क्या करते हैं,
स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर इंटीजर x इज इक्वल टू 10, ये एक नॉर्मल डिक्लेरेशन हमने किया, इंटीजर x इज इक्वल टू 10। नाउ आई वांट टू टेक द वैल्यू ऑफ 10 इन एनीवेयर इन द प्रोग्राम, कहीं और दूसरी जगह मुझे उस x की ज़रूरत है, उस x की वैल्यू की ज़रूरत है। सो जस्ट आई राइट द पॉइंटर ऑपरेटर, मैं पॉइंटर ऑपरेटर का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा, पॉइंटर डेटा टाइप का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। सो हाउ कैन INT इंटीजर एस्ट्रिक पॉइंटर, अब पॉइंटर की भी दो किस्में होती है, इस इक्वल टू एंड x, यानी क्या करें हम x को कॉल करें, x के एड्रेस को कॉल करें, और जैसी एड्रेस कॉल होगा तो डेटा भी क्या होगा, डिक्लेयर होगा। उसके बाद पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में। तो देखिए फंक्शन बहुत अलग अलग टाइप्स के फंक्शन होते हैं, डिटेल में हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट परफॉर्मिंग अ टास्क, यहाँ पर क्या होता है फंक्शन के अंदर, अब देखिए इंटीजर है, एरे है, हम इसको इंडिविजुअल क्या कहते हैं, परफॉर्म करते हैं, मगर हमें जब एक साथ बहुत सारे स्टेटमेंट को परफॉर्म करना है, बहुत सारे डेटा टाइप को परफॉर्म करना है, इन दैट सिचुएशन वी यूज फंक्शन, हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए किस तरह से मैंने इस्तेमाल किया इंटीजर ऐड। अब आप वापस से क्वेश्चन जहन में आता है स्टूडेंट के, व्हाई वी यूज इंटीजर, इंटीजर ऑलरेडी इट इज अ डेटा टाइप, बट वी मेंशन दैट इंटीजर कीप ओनली द वैल्यू, कीप ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये न्यूमेरिकल वैल्यू अपने पास रखता है। तो देखिए मैंने इस्तेमाल किया इंटीजर ऐड, और यहाँ पर फंक्शन के ब्रैकेट में नॉर्मल पैरेंथेसिस का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो इस पैरेंथेसिस के अंदर मैंने क्या डिक्लेयर किया, इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, यानी दो वेरिएबल यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया विद दियर डेटा टाइप। तो देखिए यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट हो गए, उसके अलावा मैं यहाँ पर एरे भी लिख सकता हूँ, उसके अलावा इसके अंदर मैं सेम फ्लोट भी ले सकता हूँ, डबल भी लिख सकता हूँ, जितने भी मुझे स्टेटमेंट चाहिए आई कैन परफॉर्म इन दी फंक्शन, मैं फंक्शन में परफॉर्म कर सकता हूँ। यानी एट द सेम टाइम वी कैन डिक्लेयर मैनी स्टेटमेंट्स, मैनी आर्ग्यूमेंट्स इन दी फंक्शन। ठीक है, अब देखिए किस तरह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लास्ट में उसके वैल्यू को रिटर्न भी कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है रिटर्न a प्लस बी। और उसके बाद है रेफरेंस, रेफरेंस भी इस्तेमाल होते हैं, सिलेबस में पूछा नहीं जाता इसके बारे में। रेफरेंस क्या है, अनदर नेम ऑफ एग्जिस्टिंग वेरिएबल, यानी कोई दूसरे जो पुराना वेरिएबल है वापस से हम इसको क्या कहते हैं, इस्तेमाल जब करते हैं तो उसके लिए वी नीड रेफरेंस दैट वी आर यूजिंग सेम वेरिएबल इन अनदर पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम। सो हाउ कैन वी राइट दैट, जैसा कि लिखा है इंटीजर a इज इक्वल टू 10 है ना, तो इसको क्या करना है कि हम उसको रेफरेंस से सेम वेरिएबल को इधर कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर इंटीजर एंड रेफ इज इक्वल टू a, यानी सेम a की वैल्यू क्या है यहाँ पर रेफरेंस के थ्रू आएगी। ये हो गया डेराइव टाइप डेटा टाइप्स। उसके बाद है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब देखिए यूजर ऐसे डेटा टाइप जो हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं प्रोग्राम के अंदर, और C++ उसको क्या करता है, एक्सेप्ट भी करता है। तो देखिए पहला क्या है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को स्ट्रक्ट की वर्ड से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए ग्रुप्स, इसका पर्पस क्या है, ग्रुप डिफरेंट डेटा टाइप्स, इट यानी इट आल्सो कीप डिफरेंट डेटा टाइप्स। अब सपोज जैसा हमने यहाँ पर लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ओके, उसके बाद उसके अंदर हम मेंशन किया इंटीजर रोल नंबर, कैरेक्टर नेम, यानी कैरेक्टर में नेम यानी स्टूडेंट का यहाँ पर नेम आएगा, उसका रोल नंबर आएगा, यानी सारी डिटेल हम क्या है एक स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, किसी भी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना सकते हैं। वी हैव स्टडी data structure, so we can understand that how can write the database of student, employee, etc. उसके बाद है यूनियन। यूनियन क्या करता है, शेयर मेमोरी अमंग वेरिएबल्स, यानी आपकी जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की, वो उसका काम होता है कि किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना और शेयर करना विद इन अ वेरिएबल, यानी वेरिएबल के साथ में। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा यूनियन डेटा, एक तरह की हमने मेमोरी क्रिएट की और वो डेटा वाली मेमोरी शेयर हो रही है इंटीजर a और फ्लोट b के साथ में। उसके बाद है न्यूमरेशन, इनम से इसको डिफाइन किया जाता है। डिफाइंस कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू जैसे कि डेज होते हैं, मंथ्स होते हैं, ठीक है, जो हमें पता है कि डे हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, चेंज नहीं होगा। 7 डेज है तो 7 डेज ही होगा, तो 8वां दिन होगा या कोई दूसरा नाम नहीं आएगा, अगर आएगा तो वो गलत होगा। महीने के सॉरी साल के 12 महीने हैं, 13वां महीना नहीं होगा, अगर कोई 13वां महीने का नाम लिखेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो ऑन दैट सिचुएशन वी यूज न्यूमरेशंस फॉर दैट। उसके बाद है टाइप्ड इफ।
टाइप्ड ईएफ इसको कहा जाता है क्रिएट्स न्यू नेम फॉर डेटा टाइप, यानी कोई डेटा टाइप के लिए एक नया नाम हम क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइप्ड ईएफ का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल में दिया हुआ है जैसे कि टाइप्ड इफ इंटीजर नंबर x इज इक्वल टू 5, हमने क्या किया, एक नया नाम देके उसकी वैल्यू को पुट किया। उसके बाद है क्लास का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपके सिलेबस में, आपके पेपर में रहने वाली जो चीज़ है, एग्जाम में जो पूछे जाने वाली चीज़ है वो है क्लास, और क्लास के ही कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी अब देखिए क्लास क्या है, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं आपके प्रोग्राम के अंदर उसका क्या होता है, ये ब्लूप्रिंट होता है। अब देखिए क्लास कैसा है, कैसा डिक्लेयर किया जाता है, जैसे कि क्लास सैंपल, यानी क्लास है, सैंपल उसका नाम है, उसके बाद आपने ब्रैकेट को ओपन किया, उसके अंदर देखो आपने लिखा पब्लिक, और पब्लिक के अंदर आपने लिखा इंटीजर x। तो डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बेसिक चीज़ें हैं, टोकन्स ऑफ C++। से कुछ टोकन है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए टोकन क्या है, अ टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ C++ प्रोग्राम, इट इज़ वेरी essential, without that we can't write the program, okay। so tokens are classified into 5 groups, 5 तरह के टोकन यहाँ पर होते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स है, आइडेंटिफायर्स है, लिटरल्स है, कॉन्स्टेंट्स है, एंड ऑपरेटर्स है। तो कीवर्ड्स क्या है, इन C++ एज पर दिस अवर सिलेबस 48 कीवर्ड्स यूज, दे आर दी इनबिल्ट, ये क्या होते हैं, इनबिल्ट होते हैं। एंड C++ कंपाइलर नो द मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स, C++ के कंपाइलर को पता होता है कि इनका मतलब क्या होता है, इसको पता है कि int अगर ये इंटीजर होगा तो ये नंबर, इसका मतलब क्या है, फ्लोट का मतलब इसको पता है, डबल का मतलब इसको पता है। तो ऐसे ही जितने 48 कीवर्ड्स आपके सिलेबस में है उसका मीनिंग कंपाइलर को पता होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या है, आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू द वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरेस और क्लास, यानी कोई भी डेटा टाइप को अगर वेरिएबल के लिए हम जो नेम प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंटीजर ए लिखा मैंने, ए क्या है, ए इज अ आइडेंटिफायर। इंटीजर सपोज मैं लिखता हूँ फ्लोट सम क्या है, यहाँ पर आइडेंटिफायर है। मैं लिखता हूँ इंटीजर वॉल्यूम फंक्शन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, तो वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर आइडेंटिफायर होगा। अब उसके कुछ रूल्स होते हैं, टू राइट दी आइडेंटिफायर्स वी फॉलो सम रूल्स। अब कौन से रूल्स हैं यहाँ पर देखते हैं। इट मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर, लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, और अंडरस्कोर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन नॉट बी अ कीवर्ड, देखिए ये जो 48 कीवर्ड है इसमें से कोई भी हम एज अ हम उसका नाम नहीं लिख सकते, एज अ वेरिएबल हम इसको यूज नहीं कर सकते। नो स्पेस अलाउड, यहाँ पर उस जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसके बीच में कोई स्पेस अलाउ नहीं होगा। अब एग्जांपल में यहाँ पर लिखा है इंटीजर, जैसे टोटल लिखा है, फ्लोट मास है, इंटीजर ऐड नंबर्स है, ये फंक्शन इस तरह से हमने डिक्लेयर किया, क्लास के साथ हमने इस्तेमाल किया, जैसे क्लास स्टूडेंट है, तो इस तरह से वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है। तो नीचे भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर, जैसे टोटल कॉमा मास, वेरिएबल आइडेंटिफायर्स, ऐड नंबर्स, फंक्शन आइडेंटिफायर, स्टूडेंट क्या है, क्लास आइडेंटिफायर, यहाँ पर उसका मीनिंग भी मैंने लिखा हूं। उसके बाद देखिए लिटरल्स किसको कहते हैं। लिटरल्स आर फिक्स वैल्यू रिटर्न डायरेक्टली इन द प्रोग्राम, यानी ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू को हम प्रोग्राम के अंदर इनपुट करते हैं, यानी बाद में रन टाइम में ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम क्या करते हैं, पहले ही उसकी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखी है। इंटीजर लेटरल, इंटीजर यानी इंटीजर टाइप का लेटर, जैसे int इंटीजर a इज इक्वल टू 100, यानी वैल्यू को मैंने इंसर्ट कर दिया। फ्लोट b इज इक्वल टू 12.5, कैरेक्टर ch स्ट्रिंग लिटरल कैरेक्टर नेम, एरे का इस्तेमाल किया, जैसे मैंने मेरा नाम यहाँ पर लिखा हूँ, तो ये स्टोर होगा। बूलियन लिटरल, बूल फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। इस तरह से लिटरल की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग प्रोग्राम उसको हम राइट करेंगे। जब प्रोग्राम हम लिखते हैं, जब राइट करेंगे, उसी को लेटरल्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट वी मूव। कॉन्स्टेंट्स, अब देखिए कॉन्स्टेंट्स क्या है। कॉन्स्टेंट्स आर वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन।
यानी एग्जीक्यूशन के टाइम में इनकी वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं हो सकती है। यानी कि कांस्टेंट क्या होती है, कांस्टेंट इट इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इट इज अ फिक्स वैल्यू। हम क्या है, ये फिक्स वैल्यू होती है। अब देखिए इसके अंदर एक चेंजेस है। अब जैसे कि टाइप्स ऑफ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए है ना, हमने लिखा इंटीजर कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट के लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हमने INT लिखा, इंटीजर का इस्तेमाल किया, इंटीजर भी कीवर्ड है। उसके बाद x इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू जो हमने 10 प्रोवाइड की, ये कांस्टेंट रहेगी, हमेशा एक जैसी रहेंगी, ये चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग दी प्रोग्राम। उसके बाद फ्लोटिंग कांस्टेंट है, किस तरह से हम डिफरेंट डेटा टाइप के साथ कॉन्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी यहाँ पे मेंशन है। कॉन्स्ट फ्लोट है, कॉन्स्ट कैर है, कॉन्स्ट उसके बाद जैसे कि हमने एरे के लिए भी इस्तेमाल किया है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर्स इन C++, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर्स का काम क्या होता है, ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस। ये क्या करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं। अलग अलग किस्म के आपके ऑपरेशन होते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो ऑपरेटर्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, इसके अलग अलग क्या है, ग्रुप्स है। तो पहला जो ग्रुप है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, यानी कि सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए किस तरह से उसका यूसेज है, मीनिंग क्या है, स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। जैसे कि एडिशन का सिंबल है, उसका मीनिंग एडिशन बता रहा है यहाँ पर। जैसे कि C इक्वल टू A प्लस B, हमने क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर दो वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट किया। इस तरह से हमने एक एक्सप्रेशन के थ्रू इसको अंडरस्टैंड किया। ओके उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का काम क्या होता है, टू मेंटेन द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन मालूम करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है और नॉट इक्वल टू है। तो देखिए लेस देन किस तरह से लिखा जाता है, यू नो वेरी वेल ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर्स। देन वी मूव ऑन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो देखिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है। इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस का इस्तेमाल करते हैं और डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है पोस्ट फिक्स और दूसरा होता है प्रीफिक्स। पोस्ट फिक्स का काम क्या होता है, ये रन टाइम के अंदर वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करके उसको स्टोर करता है, डिक्लेयर करता है। और प्रीफिक्स के अंदर क्या होता है कि बिफोर यानी एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन इट इंक्रीज द वैल्यू। एक रन टाइम में आफ्टर द कंपाइलेशन, पोस्टफिक्स में आफ्टर द कंपाइलेशन, और प्रीफिक्स के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड डिस्प्ले। ठीक है उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर देखिए बार बार हम हर जगह पर लॉजिकल के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पढ़ा, हमने C++ के अंदर इसको पढ़ा, हमने 11 के अंदर नंबर सिस्टम में इसको पढ़ा। ठीक है वहाँ पर भी हमने C++ के अंदर इसको पढ़ा। कई मतलब ये रिपीट हुआ। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, उसके सिंबल क्या है। तो देखिए दो तरह के दो एंड हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, उसका मतलब होता है लॉजिकल एंड। किस तरह से उसका डिक्लेरेशन होता है, जैसा कि ए उसके बाद हमने यहाँ पर सिंबल इस्तेमाल किया है एंगल ब्रैकेट का, ए जैसा ए ग्रेटर देन 5 एंड बी लेस देन 10। ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया विथ एंड ऑपरेटर। टू यानी यहाँ पर दो ऑपरेटर एक साथ इस्तेमाल हुए हैं, रिलेशनल ऑपरेटर भी है और लॉजिकल ऑपरेटर भी है। उसके बाद देखिए लॉजिकल और ऑपरेटर यहाँ पर है। लॉजिकल और के इसके हमको सबको मीनिंग भी पता है कि एंड में क्या होता है, और में क्या होता है, नॉट में क्या होता है। इससे ट्रूथ टेबल क्या है, वैल्यू किस तरह से है ना, दो वेरिएबल है, कैसा हम वैल्यू को क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं और रिजल्ट किस तरह से हमको मिलता है, सबको पता है। ये लॉजिकल और क्या है, इसका सिंबल देखिए और किस तरह से उसका यूज होता है। उसके बाद लॉजिकल नॉट है। लॉजिकल नॉट का सिंबल क्या है, देखिए एक्सक्लेमेटरी सिंबल है लॉजिकल नॉट। और हम फ्लैग के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप के साथ, या वैल्यू को फ्लिप करने के लिए ट्रू फॉल्स के साथ इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर है, इसका स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क है, कोलन है, उसका मीनिंग है कंडीशनल स्टेटमेंट। एग्जाम्पल में है ए क्वेश्चन मार्क बी कोलन सी, व्हाट इज मीन ऑफ दैट। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि तीन यहाँ पे ये क्या है, टर्नरी ऑपरेटर है, तीन ऑपरेंड है और दो ऑपरेटर यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया।
कंडीशनल ऑपरेटर इज टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ पर क्या होता है, आखिर की दो जो वेरिएबल है बी और सी, ये डिपेंड होते हैं ए के ऊपर, यानी द वैल्यू ऑफ बी एंड सी डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है। उसके बाद देखिए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। अब देखिए इनका मतलब क्या होता है, द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर shift the bits of number to the left by given number of positions. Each left shift multiplies the number by 2. अब उसका सिंटैक्स है वैल्यू नंबर ऑफ बिट्स, ये क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ बिट्स को मूव करेंगे। प्रोग्राम भी मैंने यहाँ पर लिखा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे आप सबको पता है इंटीजर मेन के बाद जैसे इंटीजर ए इक्वल टू 5, अब ए की वैल्यू हम क्या करें, आगे मूव करें, जैसे कि सी आउट ए शिफ्ट टू 1 यानी रिटर्न 0। ए की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, हम शिफ्ट कर रहे हैं, ए की वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, अब देखिए आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 10 मिलेगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 5 इन बाइनरी, 5 का जो बाइनरी होता है यहाँ पे बिट्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि बिट्स ट्रांसफर है। 5 का बाइनरी क्या है 0101, 11 में पढ़ा है, सबको पता होना चाहिए। उसके बाद शिफ्ट लेफ्ट बाय 1 से हम इसको क्या करें, शिफ्ट करें, और जब शिफ्ट करेंगे रोटेट ऑपरेशन हो रहा है। देखिए हमने माइक्रो प्रोसेसर में रोटेशन के ऑपरेशन पढ़े, तो सेम थिंग इज दैट हियर। यहाँ पर जैसे लेफ्ट आर ए एल है, आर ए आर है ना, वो सारे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, सेम थिंग इज दैट हियर विथ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, दैट इज 1010। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका डेसिमल होता है वो 10 होता है। 1010 बाइनरी का डेसिमल क्या होता है 10 होता है। तो इस तरह से रिजल्ट आपको मिलेंगे। नेक्स्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर, मीनिंग क्या है, द राइट शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट्स द बाइट्स ऑफ नंबर टू द राइट, ईच राइट शिफ्ट डिवाइड्स द नंबर बाय 2। सिंटैक्स, ये डिवाइड होंगे नंबर, सिंटैक्स है उसका देखिए। उसके बाद वैल्यू राइट शिफ्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोग्राम में देखते हैं, जैसे कि इंटीजर ए इक्वल टू 8, सी आउट ए राइट शिफ्ट 1, रिटर्न 0। अब एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे आउटपुट आपको 4 मिलेगा। 8 का बाइनरी है 1000, शिफ्ट राइट बाय 1। जब से हम 1 को शिफ्ट करते हैं तो इस तरह से आपको रिजल्ट मिलता है। ये क्या बन जाएगा 0100, और 0100 का अगर हम डेसिमल देखते हैं या हेक्स देखते हैं तो हमें 4 मिलता है। ठीक है, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर जैसे ये सी आउट और सी इन है, तो सी आउट के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। मीनिंग द इंसर्शन ऑपरेटर इज यूज विथ सी आउट टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। इसका इस्तेमाल आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए होता है, कहाँ पर, स्क्रीन के ऊपर, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो देखिए इंटीजर एज इज इक्वल टू 18, सी आउट एज इज। जैसे हम इस तरह से इसको मूव करेंगे तो क्या करेंगे, आपको एज बताएगा, क्या करेगा, एज बताएगा डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इज यूज विथ सी इन टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, यानी जो भी इनपुट हम देते हैं इसको प्रोग्राम को, वो सी इन से देते हैं। तो यहाँ पर प्रोग्राम है सी आउट इंटर अ नंबर, सी इन नंबर, हमको क्या करना है, नंबर इंसर्ट करना है। सो सी आउट यू एंटर्ड नंबर, अब देखिए आपका नंबर क्या हुआ, एंटर होगा। सैंपल जैसे हमने रन टाइम में क्या किया, ये 10 दिया, तो वो बोलेंगे हमको यू एंटर्ड नंबर 10। इस तरह से एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए रिमूव स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस, स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। अब स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, हम स्टेटमेंट के थ्रू हम डिसीजन लेते हैं कि विच स्टेटमेंट इज राइट और विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कि इसके अंदर कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो अ स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। स्टेटमेंट्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये क्या करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, आपके प्रोग्राम का जो फ्लो है उसके ऊपर कंट्रोल भी करते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स, दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं। चलिए अब इसके अंदर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है सिंपल इफ स्टेटमेंट। इसका मीनिंग क्या है, द सिंपल इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। ये क्या करेगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, कब करेगा, कि एक ही कंडीशन के वो सही होना चाहिए, वो ट्रू होना चाहिए। अब सिंटैक्स है यहाँ पर उसका, इफ कंडीशन स्टेटमेंट्स। ओके, इस तरह से आप प्रोग्राम के अंदर इसको डिक्लेयर करोगे। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया, हर एक की एग्जाम्पल दिया ताकि आपको समझ में आना। एग्जाम्पल में देखिए इंटीजर एज इज इक्वल टू 20। अब मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया, सिंगल इफ का इस्तेमाल किया। इफ एज इज ग्रेटर देन
और इक्वल टू 18 सी आउट एलिजिबल फॉर वोटिंग, यानी हमने एक प्रोग्राम बनाया कि भाई कौन आदमी वोट कर सकता है कौन नहीं, हमको पता है कि 18 ईयर्स का होना जरूरी है। तो आउटपुट क्या बताएंगे, यस एलिजिबल फॉर वोटिंग, हाँ एलिजिबल है यहाँ पर। अगर एज 18 होंगी, अगर हम 17 यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे, नो नो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो 18 प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए। चलिए उसके बाद है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब नेस्टेड इफ का मतलब क्या है, व्हेन एन इफ स्टेटमेंट इज रिटर्न इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट, यानी एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट जब लिखा जाता है उसको कहा जाता है नेस्टेड इफ। अब देखिए सिंटैक्स मौजूद है, देखिए एक कंडीशन है कंडीशन 1, उसके बाद उसी के अंदर हम कंडीशन 2 लिख रहे हैं, उसी के अंदर हमारे स्टेटमेंट्स है दोनों भी, उसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। यानी एक कंडीशन के एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट है, उसी को नेस्टेड इफ कहा जाता है। प्रोग्राम यहाँ पर है जैसे कि इंटीजर मेन, इंटीजर मास इज इक्वल टू 75 इफ मास इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं वापिस से, इफ मास इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 सी आउट फर्स्ट क्लास, क्या होगा, फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पे हमको मालूम करना है कि फर्स्ट क्लास होगा भाई, तो 60 होगा तो फर्स्ट क्लास होगा, 40 होगा तो वो पास बता देगा आपको, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, एक ही साथ दो स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया, स्टेटमेंट इनसाइड दी स्टेटमेंट। उसके बाद है इफ एल्स इफ लैडर, इफ लैडर इसको कहा जाता है। अब देखिए इफ लैडर क्या है, द इफ लैडर चेक्स मल्टीपल कंडीशंस वन बाय वन, यानी वन बाय वन क्या करते हैं, कंडीशंस को चेक करते हैं। मैनी if condition we mention over there only one block is execute one at a time, यानी एक वक्त में एक ही ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर देखते हैं हम, इफ कंडीशन 1 स्टेटमेंट, एल्स इफ कंडीशन 2 स्टेटमेंट 2। उसके बाद इस तरह से क्या है, कंडीशंस आपकी मल्टीपल हो सकती हैं। प्रोग्राम मौजूद है यहाँ पर, इंटीजर मास इज इक्वल टू 82 इफ मास इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 सी आउट डिस्टिंक्शन से डिस्टिंक्शन होगा, यानी यहाँ पर हम कंपेयर अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। एल्स if mass is greater than or equal to 60 see out first class, else if mass is greater than equal to that is 40 that is pass, else see out fail, अगर इससे भी नीचे होगा तो वो क्या बताया जाएगा, फेल बताया जाएगा। तो इफ लैडर का इस तरह से इस्तेमाल होता है, else if else if else if, ये याद रखना। जैसा कि एक कंडीशन को मैंने आपको बताया, ओनली इट एग्जीक्यूट्स ओनली वन कंडीशन एट अ टाइम, अगर है ना हमने यहाँ पर 75 लिखा तो क्या बता रही है, डिस्टिंक्शन है ना। अगर हम उसको चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। उसके बाद है स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल क्या होता है, इट इज यूज इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल इफ कंडीशन। देखिए द स्विच स्टेटमेंट इज यूज व्हेन देयर आर मल्टीपल फिक्स चॉइसेस, मल्टीपल फिक्स चॉइसेस जब हमारे पास होंगी तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसका सिंटैक्स मौजूद है, स्विच एक्सप्रेशन होगा यहाँ पर, जो भी एक्सप्रेशन आपकी मौजूद है। तो देखिए यहाँ पर बाजू में हम प्रोग्राम को भी अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे कि स्विच डे, डे क्या है आपका एक्सप्रेशन है। अब उसके बाद आपके पास अलग अलग केसेस है, सपोज यू वांट टू नो द डे, आपको डे मालूम करना है तो डे कितने होंगे भाई आपके पास, सपोज 7 डेज है आपके पास, तो आप 7 डेज भी मालूम कर सकते हैं, आज क्या डे है वो भी मालूम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा केस वैल्यू 1, यानी केस 1 सी आउट, जैसे कि मंडे, फिर उसको क्या करना है, ब्रेक करना है, वी नीड टू ब्रेक एवरी लाइन, यहाँ पे हमको क्या करना है, ब्रेक करना है। उसके बाद देखिए ब्रेक इस तरह से नेक्स्ट लाइन में लिखा जाता है, यहाँ पर कंटिन्यू लाइन में मैंने बताया हूँ जगह की कमी की वजह से। उसके बाद है केस वैल्यू 2, वो भी उसके बाद ब्रेक होंगी, स्टेटमेंट्स ब्रेक, केस वैल्यू 3 स्टेटमेंट ब्रेक्स, इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में हम एक डिफ़ॉल्ट केस को असाइन करते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट सी आउट इनवैलिड डे। अगर हम 7 डेज के अलावा कोई और डे अगर इंसर्ट यहाँ पर करेंगे तो वो क्या बताएगा, इनवैलिड बताएगा। जैसे मैंने इस्तेमाल किया था ऊपर इंटीजर डे इज इक्वल टू 2, तो 2 नंबर पे क्या है, ट्यूसडे है, तो उसने क्या डिक्लेयर किया, यहाँ पर ट्यूसडे को डिक्लेयर किया। देखिए अब उसके बाद हम लूप के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर ब्रांचिंग स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी स्टडी अबाउट लूप स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट की भी कुछ टाइप्स है यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले है डू स्टेटमेंट। क्या है, डू स्टेटमेंट। तो डू स्टेटमेंट क्या करता है, डू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड वंस, एक ही साथ पूरे
है ना, कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए जैसा लिखा है, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे प्रोग्राम मेंशन किया, जैसे कि डू सी आउट हेलो वर्ल्ड व्हाइल फॉल्स। तो देखिए क्या हुआ, डू व्हाइल के अंदर यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आपका डिक्लेयर होगा, ये डू व्हाइल है। और उसके बाद देखिए डू है ये। अब यहाँ पर देखिए अगेन वी आर यूजिंग डू व्हाइल मीनिंग द डू, सॉरी सेम थिंग इज दैट। यहाँ पर उसका क्या है, यस ये नहीं, ये डिफरेंट है, ये डू है, यहाँ पे व्हाइल नहीं होना चाहिए प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद देखिए डू व्हाइल मीनिंग क्या है, डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स द लूप एट द लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अब इनको देखिए एग्जिस्ट कंट्रोल लूप भी कहा जाता है, डू और डू व्हाइल को एग्जिस्ट कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। अब देखिए यानी क्या करते हैं, किसको कंट्रोल करते हैं, जो डेटा आपने प्रोवाइड किया उसको कंट्रोल करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। देखिए यहाँ पर सिंटैक्स का डू स्टेटमेंट्स व्हाइल कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट क्या होगा, डिक्लेयर होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर उसका प्रोग्राम यहाँ पर हमने लिखा जैसे इंटीजर आई इक्वल टू 1 डू सी आउट आई। अब यहाँ पे हमने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, यानी आई की वैल्यू को आगे मूव किया और उसको हमने इंक्रीज किया किससे, आई प्लस प्लस से, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके। उसके बाद हमने लिखा व्हाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, है ना, कब तक के, जब तक कि आई किससे लेस देन और इक्वल टू 5 ना हो जाए। उसके बाद देखिए रिटर्न 0, आउटपुट में आपको क्या मिला 1 2 3 4 5। इस तरह से वैल्यू 1 1 से क्या हुई, इंक्रीज हुई। ये हो गया डू व्हाइल लूप। उसके बाद होता है फॉर लूप। फॉर लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। फॉर लूप इज कॉल्ड एज एंट्री कंट्रोल लूप। द फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नोन इन एडवांस। नंबर ऑफ आइटरेशन, आइटरेशन क्या होते हैं, आइटरेशन किसे कहते हैं, देखिए आइटरेशन जिसे हम काउंट करते हैं, काउंट करने को आइटरेशन कहा जाता है, जैसे 1 2 3 4 5। या हम घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उसको भी हम बोलते हैं क्या हो रहा है भाई, आइटरेशन हो रहा है। सीढ़ियाँ उतर रहा है, ये भी क्या होता है, आइटरेशन होता है, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो देखिए द फॉर लूप इज यूज व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नोन इन एडवांस। सिंटैक्स क्या है उसका, फॉर इनिशियलाइज है, हम क्या करते हैं इसको डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद हम कंडीशन को टेस्ट करते हैं, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो प्रोग्राम में देखते हैं फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, जैसे कि हमने इनिशियलाइज किया कि आई की वैल्यू क्या है, 1 है। आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन हमने यहाँ पे टेस्ट की रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू। उसके बाद आई प्लस प्लस हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू क्या किया, आई को इंक्रीज किया कहाँ तक के, 5 तक। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा सी आउट आई, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। उसके बाद देखिए रिटर्न 0 हम इसको करते हैं। जैसे ही हम इसका आउटपुट करते हैं आफ्टर कंपाइलेशन, हमको इस तरह से रिजल्ट मिलेगा 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने आई को इंक्रीज किया था 5 तक के। ठीक है, यहाँ तक हो गए आपके स्टेटमेंट्स। नाउ एरे, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछ सकता है फ्रॉम दिस पॉइंट। एरे, एरे क्या है इन सी प्लस प्लस। तो जैसे हमने एरे के बारे में पढ़ा है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट्स। तो an array in C++ is a collection of similar type of elements stored in continuous memory location. It allows us to store multiple values using a single variable name. एक ही single variable name के थ्रू हम क्या करते हैं, multiple value को allow करते हैं। वह array is used to store many values of the same data type. Reduce number of variables, यानी अगर हम सिर्फ इंटीजर और फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़ जाएंगे, तो उसको रिड्यूस करते हैं यहाँ पर। इजी टू एक्सेस डेटा यूजिंग इंडेक्स नंबर। उसके एडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, इजी डेटा हैंडलिंग, फास्टर एक्सेस यूजिंग इंडेक्स, लेस मेमोरी वेस्टेज। लिमिटेशन क्या है, फिक्स साइज होती है ये, सेम डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं एक ही वक्त में। इंसर्शन और डिलीशन थोड़ा डिफिकल्ट इसके अंदर होता है, हमने डेटा स्ट्रक्चर में देखा था इंसर्शन का एल्गोरिथम और
डिलीशन का एल्गोरिथम कि अगर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, अगर कोई बीच का एलिमेंट अगर हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं, तो हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को मूव करना पड़ता है अपवर्ड और डाउनवर्ड की तरफ, इसलिए बता रहे हैं इंसर्शन एंड डिलीशन इज डिफिकल्ट। तो देखिए एरे की कुछ टाइप्स होती हैं यहाँ पे, जैसे कि वन डायमेंशनल एरे, 1D इसको कहा जाता है। मीनिंग क्या है, वन डायमेंशनल एरे स्टोर्स डेटा इन अ सिंगल रो, एक ही रो यहाँ पर मौजूद होती है। तो देखिए डेटा टाइप एरे, नेम साइज, उसका सिंटैक्स है यहाँ पर, और प्रोग्राम में हम डिक्लेरेशन देखते हैं, जैसे कि इंटीजर मास, डेटा टाइप के यहाँ पर इंटीजर है, मास क्या है, एरे का नाम है। ऑलरेडी ये सारे कॉन्सेप्ट हमने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े हैं। सेम थिंग इज दैट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 इज इक्वल टू 60, 70, 80, 90, इस तरह से। तो ये 60, 70, 80, 90, 100 ये क्या है, सारे एलिमेंट्स ऑफ एरे हैं। ठीक है, ये हमने इस तरह से डिक्लेयर किया कि इस तरह की 5 एलिमेंट्स मेरे एरे में होना चाहिए। उसके बाद देखिए फॉर हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, सी आउट मास। इस तरह से आपके आउटपुट क्या है, नजर आएंगे कहाँ पर, स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद है 2 डायमेंशनल एरे, यानी कि हम यहाँ पे 2 एरे का एक ही साथ इस्तेमाल करते हैं। देखिए डेटा टाइप एक ही होगा, उनका एक ही नाम होगा, मगर 2 एरो होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, 2 एरो होंगे, सॉरी एक, हाँ एक रो होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम में हम एग्जांपल देते हैं, इंटीजर मैट्रिक्स, इंटीजर डेटा टाइप है, मैट्रिक्स एरे का नाम है। अब यहाँ पर देखिए 2 स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि 2 कॉलम हमने यहाँ पर लिए, जिसके अंदर हमने 2 लिखा। अब पहले 2 को हमने रिप्रेजेंट किया 1,2 से, और दूसरे 2 को रिप्रेजेंट किया 3,4 से। अब इसको हम डिक्लेयर करते हैं, तो इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद है मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी हम 2 से ज़्यादा जब एरे का इस्तेमाल करते हैं तो उसको मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रोग्राम में हम देखते हैं इंटीजर ARR, इंटीजर क्या है, डेटा टाइप के है, ARR क्या है, एरे का नाम है। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 कॉलम लिए हैं, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल किया यहाँ पर एरे के साथ, 2 2 2। अब इसका मतलब क्या होगा, ये डिफरेंट क्या होंगे, अलग अलग वैल्यू हो सकती है कि पहली वैल्यू बता रहा कि पहला एरे है उसकी वैल्यू 1,2 है, दूसरी की 3,4 है, चौथे की, तीसरी की 5,6 है, हो सकता है अगर उससे ज़्यादा हो तो 7,8 यहाँ पर। अब देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द एग्जामिनेशन, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज अ फंक्शन इन C++, फंक्शन क्या है C++ के अंदर, है ना। कौन सा डेटा टाइप है ये, एरे, फंक्शन, पॉइंटर हमने पढ़ा है और रेफरेंस पढ़ा है। ठीक है, तो ये डेराइव टाइप है ये। इंट्रोडक्शन, अ फंक्शन इन C++ is a block of code that performs a specific task. Instead of writing the same code again and again, we write it once inside a function and call it whenever need. देखिए बड़े बड़े प्रोग्राम बनाने की बजाय उसको रिड्यूस करके हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर ही वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, और जब उसकी ज़रूरत होती है उसको कॉल करते हैं। तो क्या हो जाता है, हमारा प्रोग्राम रिडक्शन हो जाता है, यानी साइज प्रोग्राम की कम हो जाती है। इन सिंपल वर्ड, फंक्शन इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट प्लस स्पेसिफिक वर्क। इसके अंदर क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, व्हाई फंक्शन आर यूज, आंसर, फंक्शंस आर यूज टू रिड्यूस कोड रिपीटेशन, यानी कोड को रिपीट से बचाता है। मेक द प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड, हम आसानी से प्रोग्राम को समझ सकते हैं। इम्प्रूव रिलायबिलिटी, मेक डिबगिंग एंड टेस्टिंग ईजियर, आसानी से क्या है, डिबग होता है, ये चेक होता है। डिवाइड अ बिग प्रोग्राम इनटू स्मॉल मैनेजेबल पार्ट्स, यानी बड़े बड़े प्रोग्राम्स को हम शॉर्ट प्रोग्राम्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग फंक्शन। अब फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है, मीनिंग ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइपिंग इन C++। एग्जाम में ये पूछ सकता है ये क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शन प्रोटोटाइपिंग इन C++। सो सिंपल डेफिनेशन इसका हम देखते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग मीन्स डिक्लेयरिंग अ फंक्शन बिफोर इट यूज इन अ प्रोग्राम सो दैट द कंपाइलर नोज हाउ टू फंक्शन लुक्स। कंपाइलर को पता होता है कि ये किस तरह से दिखेगा, जैसा बता दिया जाता है क्या ना, एक बच्चा प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहा है ना, कोई आके बता देता है सर ये हमारा क्या है,
बच्चा है, पहचानो इसको, ये एग्जाम देने वाला है, तो सर पहचानते रहे, हाँ पहले से ही मालूम होता है कि बच्चा कौन है। ठीक है, तो सेम थिंग इज दैट, इसको इसी को बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, है ना। तो इन शॉर्ट फंक्शन प्रोटोटाइपिंग इज इक्वल टू एडवांस इंफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन, यानी पहले से इन्फॉर्म किया जा रहा है कि भाई ये जो चीज आपके पास आने वाली है वो कौन है। ठीक है, तो उसका डिक्लेरेशन किस तरह से होता है, लेट्स सी। अब एक क्वेश्चन भी है, व्हाई फंक्शन प्रोटोटाइपिंग इज नीडेड। सो फंक्शन प्रोटोटाइपिंग टेल्स द कंपाइलर फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, टाइप ऑफ पैरामीटर्स, है ना। This helps the compiler to check errors, ensure correct function calls, avoid mismatch of arguments। देखिए किस तरह से डिक्लेयर होता है प्रोग्राम जब आप राइट करते हो, है ना, वेदर यूज एनी टेक्स्ट एडिटर। तो देखिए यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड के बाद में या वाइड मेन के बाद में, डायरेक्टली आफ्टर, सॉरी बिफोर वाइड मेन आफ्टर, जैसा हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम के बाद में हम डायरेक्टली फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है फंक्शन प्रोटोटाइप कमेंट में मैंने लिखा है इंटीजर ऐड। अब देखिए इंटीजर कॉमा इंटीजर, दो इंटीजर मैंने यहाँ पर लिखा। उसके बाद हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। ये प्रोग्राम को पता है, यहाँ पर कंपाइलर को पता है कि फंक्शन का डिक्लेरेशन हो चुका है, सिर्फ उसकी वैल्यू को क्या करना है, ड्यूरिंग द प्रोग्राम हमको ऐड करना है, चाहे आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर ऐड कीजिए। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन चालू हो जाएगा, वाइड मेन हो या इंटीजर मेन हो। इंटीजर सम इज इक्वल टू ऐड हमने इस्तेमाल किया, सेम फंक्शन का नेम यहाँ पर हमने लिया है 10,20, यानी फंक्शन को हमने कॉल किया, ऊपर से क्या हुआ, ये कॉल हुआ, ऊपर क्या है, ये इंटीजर है, दोनों भी क्या है, इंटीजर कॉमा इंटीजर है, तो 10,20 क्या होंगे, ये इंटीजर होंगे। इट कॉल्स फ्रॉम फंक्शन डिक्लेरेशन। सी आउट सम इज इक्वल टू, हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के थ्रू उसका सम मालूम कर रहे हैं, तो आपको कैसा मिलेगा, देखिए फंक्शन डेफिनेशन इंटीजर ऐड, हमने यहाँ पे कमेंट में लिखा, मैंने कमेंट में भी यहाँ पे वापस बताया कि फंक्शन डेफिनेशन, सॉरी फंक्शन को किस तरह से हमने डिफाइन किया, इंटीजर ऐड इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, रिटर्न ए प्लस बी, हम दोनों की वैल्यू के क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे आफ्टर एडिशन। ये एडिशन किसको रिटर्न होगा, फंक्शन को ही रिटर्न होगा। इस तरह से फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग इसको कहा जाता है, कि ऐसा फंक्शन जिसको पहले ही डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद क्या है, इनलाइन फंक्शन, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। फंक्शन के कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि फंक्शन प्रोटोटाइपिंग है, इनलाइन फंक्शन है, और फंक्शन ओवरलोडिंग है, और फ्रेंड फंक्शन है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इनलाइन फंक्शन क्या है, डेफिनेशन, उसका डेफिनेशन देखते हैं हम। एन इनलाइन फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच द फंक्शन कॉल इज रिप्लेस्ड बाय द एक्चुअल कोड ऑफ द फंक्शन एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। यानी एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करें भाई, फंक्शन कॉल को रिप्लेस कर रहे हैं एक्चुअल कोड से, यानी जो भी कोड होगा उससे क्या होगा, फंक्शन कॉल रिप्लेस हो जाएंगे। इन सिंपल वर्ड्स, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द फंक्शन, इट्स कोड इज कॉपीड वेयर इट इज कॉल्ड, यानी जहां पर भी हमें फंक्शन की जरूरत है, जहां पर भी हमने इसको कॉल किया है, तो फंक्शन को कॉल करने के बजाय क्या करेंगे, उसके कोड को वो वहां पर राइट कर देगा। वाई इनलाइन फंक्शन इज यूज, नॉर्मली कॉलिंग अ फंक्शन टेक्स एक्स्ट्रा टाइम, यानी फंक्शन को कॉल करने के लिए टाइम लगता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए फंक्शन इनलाइन फंक्शन का इस्तेमाल किया है। अब एन इनलाइन फंक्शन रिड्यूस दिस टाइम, उनका काम है कि भाई और रिड्यूस करना टाइम, वैसे फंक्शन तो रिड्यूस कर ही रहा, अब फंक्शन के अंदर भी हम टाइम को क्या करें, रिड्यूस करें, सो द प्रोग्राम कैन रन फास्ट। सिंटैक्स ऑफ इनलाइन फंक्शन, इनलाइन रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पैरामीटर्स, इस तरह से हम देखेंगे, प्रोग्राम आपको लिखा है बाजू में, देखिए इनलाइन इंटीजर स्क्वायर इंटीजर एक्स, है ना, हमने एक ही लाइन में क्या किया, फंक्शन को लिखा है। उसके बाद देखिए इंटीजर एक्स है, तो रिटर्न एक्स इंटू एक्स, अब एक्स की वैल्यू क्या होंगे, स्क्वायर होके आपको मिलेंगी। अब प्रोग्राम में हम उसकी वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे कोड उसका यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं। सो इंटीजर मेन इंटीजर रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू, रिजल्ट इज इक्वल टू स्क्वायर, ब्रैकेट में हमने फंक्शन में 5 लिखा, तो 5 गोज टू एक्स, 5 किसको जाएगा, ये एक्स को जाएगा, जो हमने ऊपर इनलाइन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है। तो सी आउट स्क्वायर इज इक्वल टू रिटर्न 0, तो लास्ट में आपको 5 का स्क्वायर मिलेगा, दैट इज एक्स इंटू एक्स, स्क्वायर आपको मिलेगा, दैट इज 25। अब फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग किसे कहते हैं,
तो उसका देखते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस इन विच टू और मोर फंक्शन हैव द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। यानी एक ही नाम के हम अलग अलग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं मगर उनके पैरामीटर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखिए, इन सिंपल वर्ड्स सेम फंक्शन नेम प्लस डिफरेंट आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू फंक्शन ओवरलोडिंग। व्हाई फंक्शन ओवरलोडिंग इज नीडेड? फंक्शन ओवरलोडिंग इज यूज्ड टू परफॉर्म सिमिलर ऑपरेशन, improve code readability, reduce number of function names, make program easy to understand। अगर एग्जाम में आप इस तरह से लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। देखिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल हम देखते हैं। थिंक ऑफ अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्या कर रहा है भाई? एडिशन भी कर रहा है। समझो, ऐड हमने फंक्शन लिखा इंटीजर कॉमा इंटीजर, ऐड टू इंटीजर्स, ऐड फ्लोट कॉमा फ्लोट, ऐड टू डेसिमल नंबर्स, ऐड इंटीजर कॉमा इंटीजर यानी ऐड थ्री इंटीजर्स, सेम वर्क एडिशन। तो यानी क्या हो रहा है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है। ये फ्लोट को भी ऐड कर रहा है, ये दो इंटीजर को भी ऐड कर रहा है। यानी कैलकुलेटर हम ले रहे हैं, कैलकुलेटर में 2+2 लिख रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी आएगा। हम लिख रहे हैं 2+2+3 तो उसका भी रिजल्ट आएगा। या फ्लोट में हमने लिखा 1.5 प्लस 2.5 तो वो भी आपको क्या करेंगे, रिजल्ट देगा। यानी यू आर डूइंग सेम थिंग इज ओवर दैट, मगर आपके उसके पैरामीटर क्या है, अलग अलग है। कहीं पर इंटीजर है, कहीं पर फ्लोट है, कहीं पर 2 है, कहीं पर 3 है, कहीं पर और ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट किसे कहा जाता है? देखिए, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इन सी प्लस प्लस allows to call a function without specifying all its argument। यानी देखिए, एक हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जैसे हम बीच में एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा। इन सच केसेस द फंक्शन असाइंस अ डिफॉल्ट वैल्यू टू पैरामीटर which does not have a matching argument in the function call। Default values are specified when the function is declared। For example, float amount, ये क्या है, फंक्शन मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया float amount। float क्या है, डेटा टाइप। यानी मेरे फंक्शन क्या है, float, यानी whether inside the function डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, मगर उसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होंगी, फ्लोट ही होंगी। फ्लोट अमाउंट, फ्लोट प्रिंसिपल अमाउंट, इंटीजर पीरियड, फ्लोट रेट इज इक्वल टू 0.15। तो यहाँ पर 0.15 क्या है, ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पर लिया। अब वो प्रोटोटाइप डिक्लेयर्स ऑन द डिफॉल्ट वैल्यू 0.15 टू आर्ग्यूमेंट रेट अ फंक्शन कॉल वैल्यू अमाउंट 5000, 7। जैसा वैल्यू अगर हम उसकी वैल्यू को कॉल करते हैं इससे 5000 और 7 से, तो 5000 गो टू फ्लोट प्रिंसिपल एंड 7 गोज टू इंटीजर पीरियड। तो देखिए, passes the value 5000 to the principal, 7 to the period and then lets the function use default value 0.15 for rate। rate के लिए क्या करेगा, 1 point हमने डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी। the call value is equal to amount 5000, 7, 0.15 passes an explicit value of 0.15 होना चाहिए, 5 to rate। note that only trailing arguments can have default value, that is we must add defaults from right to left। राइट से लेफ्ट की तरफ हम इसको असाइन करते हैं। वी कैन नॉट प्रोवाइड अ डिफॉल्ट वैल्यू टू आर्ग्यूमेंट इन द मिडल ऑफ लिस्ट, यानी लास्ट बीच में हम नहीं लिख सकते। जैसे फ्लोट प्रिंसिपल के बाद हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को असाइन नहीं कर सकते, बल्कि इसको कहाँ पे हम करेंगे, लास्ट में ही करेंगे। उसके बाद देखिए, व्हाट इज पॉइंटर इन सी प्लस प्लस? पॉइंटर क्या है ना, ये भी एग्जाम में पूछता है। अ पॉइंटर इन सी प्लस प्लस अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। इसका काम क्या होता है, ये दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को अपने पास स्टोर करता है। अब दो तरह के होते हैं यहाँ पर पॉइंटर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मल वेरिएबल स्टोर्स वैल्यू, पॉइंटर वेरिएबल स्टोर्स एड्रेस। यानी नॉर्मल वेरिएबल हम जब इस्तेमाल करते, जैसे कि इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, तो ये ने क्या किया भाई, स्टोर किया वैल्यू 10 को। और जब हम पॉइंटर वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं तो पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा, वो पहले वाले के एड्रेस को अपने पास रखेगा। यानी पॉइंटर वेरिएबल स्टोर्स एड्रेस। एडवांटेज ऑफ पॉइंटर्स, एफिशिएंट मेमोरी यूजेज, फास्टर डेटा एक्सेस, यूज इन एरेज एंड फंक्शन। एरेज और फंक्शन के साथ इसका इस्तेमाल होता है। हेल्प्स इन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, इम्प्लीमेंट डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक क्यू, लिंक लिस्ट। डेटा स्ट्रक्चर को भी देखिए इम्प्लीमेंट करता है कौन, पॉइंटर। टाइप्स ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर ऑपरेटर है और दूसरा एड्रेस ऑपरेटर है। पॉइंटर ऑपरेटर का देखिए किस तरह से हम डिक्लेरेशन करते हैं। एक्सट्रिक सिंबल होती हैं, यानी मल्टीप्लायर की सिंबल होती है यहाँ पे। मीनिंग द पॉइंटर ऑपरेटर इज यूज टू डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल। एक्सेस द वैल्यू स्टोर्ड एट द एड्रेस, डी रेफरेंसिंग, यानी उस वैल्यू को एक्सेस करता है जो स्टोर है
कौन से मेमोरी एड्रेस पे स्टोर है। सिंटैक्स क्या है, डेटा टाइप का हम इस्तेमाल करेंगे, फिर पॉइंटर ऑपरेटर को हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए अब देखिए किस तरह से हम लिखते हैं। प्रोग्राम यहाँ पर मौजूद है पॉइंटर ऑपरेटर के लिए, जैसे कि इंटीजर a इक्वल टू 10, ये नॉर्मल हमने डिक्लेरेशन किया वेरिएबल का, और उसी के बाद हमने लिखा है इंटीजर पॉइंटर p, यानी कि पॉइंटर ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने लिखा p इक्वल टू एंड a, p इक्वल टू एंड a, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, a के एड्रेस को यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ पॉइंटर ऑपरेटर के थ्रू। तो देखिए सी आउट वैल्यू ऑफ a, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के थ्रू हम वैल्यू मालूम करेंगे a की। सी आउट एड्रेस ऑफ a, हम थ्रू पॉइंटर ऑपरेटर के थ्रू हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को मालूम किया। अब देखिए सी आउट वैल्यू यूजिंग पॉइंटर इज इक्वल टू, हम पॉइंटर के थ्रू क्या करें, इसकी वैल्यू को मालूम करें। तो देखिए p स्टोर्स एड्रेस ऑफ a, p क्या कर रहा है, एड्रेस अपने पास रख रहा है किसका, a का। और उसके बाद देखिए एस्ट्रिक p, यानी कि पॉइंटर ऑपरेटर गिव्स वैल्यू 10। अब पॉइंटर वैल्यू, अब यहाँ पर पॉइंटर आपको वैल्यू देगा, बल्कि वेरिएबल नहीं देगा। कौन देगा यहाँ पे, पॉइंटर आपको उसकी वैल्यू देगा। उसके बाद पॉइंटर की दूसरी टाइप है एड्रेस ऑपरेटर। इसका मीनिंग क्या होता है, द एड्रेस ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। सिंटैक्स देखिए उसका, एंड वेरिएबल नेम। एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं प्रोग्राम की। देखिए इंटीजर a इक्वल टू 10 लिया, सी आउट डायरेक्टली हमने एंड a का इस्तेमाल किया यहाँ, यानी ये क्या है, एड्रेस ऑपरेटर है, डायरेक्टली एड्रेस को कॉल करेंगे, रिटर्न 0। तो देखिए a स्टोर्स वैल्यू 10, a की वैल्यू 10 है, एंड a गिव्स द एड्रेस ऑफ a, एंड a क्या है, ये एड्रेस ऑपरेटर, ये क्या करेंगे, आपको एड्रेस देगा। तो देखिए पॉइंटर ऑपरेटर में और इसमें क्या फर्क है, पॉइंटर ऑपरेटर आपको वैल्यू ला के देगा उस एड्रेस पे जाके, और एड्रेस ऑपरेटर क्या करेगा, सिर्फ आपको एड्रेस देगा दोनों। इसके बाद हमारे फंक्शन और पॉइंटर हो चुके हैं। अब इसके बाद भी ये जो है व्हाट इज क्लास इन सी प्लस, ये यूजर डिफाइन है, एरे, ये स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, न्यूमरेशन, ये क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यहाँ पर स्ट्रक्चर यूनियन क्लास का तो नहीं पढ़ेंगे, पर स्ट्रक्चर न्यूमरेशन के बारे हम यहाँ पे हम सिर्फ क्लास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्लास क्या है, क्लास से कहते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है सी में, और मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर वो क्लास के ऊपर। देखिए क्लास इन सी प्लस प्लस इज एज अ ब्लू प्रिंट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, यानी ये ब्लू प्रिंट होती है। अब ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने आपको अच्छे से बताया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी प्रोग्राम का जो मेन टॉपिक हो सबका ऑब्जेक्ट। तो भाई एक प्रोग्राम बना रहे हैं आप, एक प्रोग्राम में आपको एडिशन करना है, एडिशन आपका ऑब्जेक्ट, या आप एक क्या कर रहे हैं कि एक इंस्टीट्यूट के बारे में एक सॉफ्टवेयर क्रिएट, आपका इंस्टीट्यूट हुआ, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। फेसबुक क्या है, मीडिया, व्हाट्सएप ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट है, तो ऊपर सारी प्रोग्रामिंग काम करती है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, क्लास को हम क्या करते हैं, ब्लू प्रिंट, क्लास के अलग अलग इस्तेमाल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए किसी एक प्रोजेक्ट की। देखिए इट ग्रुप्स डेटा मेंबर्स वेरिएबल, यानी कि क्लास के अंदर क्या होता है भाई, क्या क्या कंटेंट रखता है। फंक्शन में हमने देखा कि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एरे के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, और क्लास के अंदर जो भी हम वॉट एवर डेटा टाइप, या अगर हम फंक्शन भी इस्तेमाल कर लिए क्लास के साथ, तो वो क्या कहलाएंगे, डेटा मेंबर्स ऑफ दी क्लास कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डेटा मेंबर्स। व्हाट we want to use anything with the class, they are called as data members of that नीचे प्रोग्राम से समझ। क्लास डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सबको डिफाइन करता है आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, किस तरह से काम करे, व्हाट्सएप किस तरह से काम करता है, उसका बिहेवियर क्या है, क्या बिहेवियर है, ऑडियो बेस्ड, वीडियो बेस्ड, एक आदमी को या बहुत सारे ग्रुप। फेसबुक का ऑब्जेक्ट क्या है,
कि हम क्या करते हैं, तो ये क्या होगा, इसके बिहेवियर है कि फेसबुक कहाँ से काम, व्हाट्सएप कहाँ से काम करे, कोई अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर कहाँ से काम करे। तो ये सारी चीज़ को डिफाइन करता है, but it does not occupy memory until an object सारे की मेमोरी को ऑक्युपाइड नहीं करेगा जब तक कि आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं। क्लासेस हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग डेटा। देखिए, अब डेटा स्ट्रक्चर के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, इम्प्रूविंग इम्प्रूविंग कोड रीडेबिलिटी, कोड रीडेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, कोड आसानी से समझ में आ जाए। रीडेबिलिटी का मतलब है कि आसानी से समझ में आने वाला कोड। एंड सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स सच एज इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखिए, ये जो सारे कॉन्सेप्ट है, क्या है, इनकैप्सुलेशन है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी होता है, डेटा हाइडिंग भी होता है, इनहेरिटेंस भी है, इसके भी हमें टाइप्स पढ़ना, पॉलीमॉर्फिज्म है। ये सारी जितने भी कॉन्सेप्ट्स है क्लास की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, तो कौन सपोर्ट करता है, क्लास सपोर्ट। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर है, क्लास स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट क्या है यहाँ पर ना, क्लास डेटा टाइप है, जैसा इंटीजर ए हम लिखते हैं, तो इंटीजर क्या होता है, बिल्ट इन डेटा टाइप है, इंटीजर है, साथ ए लिखा, ए वेरिएबल है। मगर यहाँ पर जब क्लास के साथ हम कोई भी नाम लिखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट होता है, जैसा क्लास स्टूडेंट, तो हियर स्टूडेंट इज एन ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्लास की बहुत सारी टाइप्स हैं, बेस क्लास होता है, डेराइव क्लास होता है, प्राइवेट हो, बेस क्लास को प्राइवेट कहते हैं, पब्लिक भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक क्लास का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, पब्लिक, इंटीजर, रोल और वाइड शो। यानी कि हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम का मकसद है स्टूडेंट्स के रोल नंबर को शो करना है। अब देखिए पब्लिक के साथ मैंने इस्तेमाल किया इंटीजर रोल, यानी रोल नंबर जो होंगे वो कौन से होंगे, इंटीजर में होंगे, यानी नंबर्स में होंगे, है ना, नंबर्स में होंगे रोल नंबर। और वाइड शो क्या है, ये फंक्शन है, हियर वाइड शो इट इज अ फंक्शन। हमने यहाँ पर इसका फंक्शन का इस्तेमाल किया। फंक्शन क्या करता है, फंक्शन काम करता है, फंक्शन का काम क्या है, काम करता है, ऑटोमेटिक इनिशियलाइज होता है। अब उसके बाद सी आउट रोल, अब ये जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये रोल नंबर शो करेगा, ये क्या करेगा, रोल नंबर शो करेगा। अब यहाँ पर देखना है हमारे को, पब्लिक के बाद में हमने इंटीजर, रोल और वाइड शो को बोलेंगे मेंबर फंक्शन। इंटीजर रोल भी क्या है, ये मेंबर है, और वाइड शो भी क्या है, ये मेंबर्स ऑफ दैट क्लास। क्लास क्या है, स्टूडेंट है, यहाँ पर हमने पब्लिक लिया, इंटीजर रोल और वाइड शो है, दे आर दी मेंबर्स ऑफ दिस क्लास। क्लास के ये क्या है, मेंबर्स, और ये मेंबर्स क्या होंगे, डिक्लेयर होंगे। तो यहाँ पर प्रोग्राम क्या है, बहुत ही इजी होता है, जो हम क्लास के साथ इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्लास का जो पहला कॉन्सेप्ट वो है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, अब आपने देखा भी कैप्सूल खाते हैं बीमार हो जाते हैं, कि उस कैप्सूल के अंदर अलग अलग कलर्स के ग्रैनुलस होते हैं, मेडिसिन होती है, क्या होती है, मेडिसिन, एक्चुअली यूज टू क्या, encapsulate the medicine. So like same concept we use here. Encapsulation is process of wrapping data members and member function. हमने प्रोग्राम में इस्तेमाल किया था इंटीजर, रोल और शो, जो हमने इस्तेमाल किया था उसको हमने शो किया था। तो मेंबर वेरिएबल भी था और फंक्शन, members and member functions together in a single unit called a class. It protects data by allowing प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ क्लास का जो डेटा होगा वो क्लास के मेंबर फंक्शन इस्तेमाल कर, बाहर का आदमी इस्तेमाल नहीं हो। एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि भाई आपकी कॉलेज में कंप्यूटर की क्लास हो रही है, उसके अंदर नॉन कंप्यूटर
बट नहीं, यानी कि कंप्यूटर साइंस की क्लास में जो स्टूडेंट होंगे, ओनली दे आर द मेंबर्स ऑफ दैट क्लास, only they are having the facility to use all the uh, access of that class, यानी उनको उस क्लास का एक्सेस मिलेगा, वो क्लास की सारी चीज़ उन्हीं को मिलता है, क्या नहीं मिलेगी तो इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। यानी डेटा क्या होगा, सिक्योर हो जाएगा, कोई तीसरा आदमी यहाँ पर नहीं आ सकता, जो मेंशन है वही वहाँ पर होंगे, बाकी सब है कंट्रोल, कंट्रोल करता है ये, एंड मेंटेबिलिटी, ये मेंटेन भी करेगा प्रोग्राम को, प्लस इनकैप्सुलेटेड यूजिंग क्लासेस एक्सेस स्पेसिफायर्स। अब क्या होता है कि इन सी प्लस प्लस इनकैप्सुलेशन कहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी, बाय यूजिंग क्लास एक्सेस स्पेसिफायर। क्या होता है हम देखते हैं। अभी की एग्जाम्पल है यहाँ पर क्लास बॉक्स। बॉक्स क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट नेम है, क्लास का क्लास बॉक्स, इसका प्राइवेट इंटीजर लेंथ, और उसके बाद पब्लिक, दो दो तरह की क्लास हमने इस प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट ये होता है ये बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, पब्लिक हो सकती है, दूसरी जगह पर हम इसको क्या कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं पब्लिक के, और प्राइवेट के नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए प्राइवेट में हमने एक मेंबर फंक्शन मेंबर लिखा हमने, इंटीजर लेंथ, नीचे लेंथ होगी चीज, और पब्लिक वाइड सेट इंटीजर एक्स। अब देखिए प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करें क्लास में, लेंथ लेंथ इक्वल टू एक्स। अब हमने लेंथ को हमने उसकी वैल्यू को यहाँ पर हमने क्या किया, उसकी वैल्यू को मेंशन किया। अब यहाँ पर ये देखो कि लेंथ का हम इस्तेमाल क्या करें, अलग अलग जगह पर इस्तेमाल अलाउ, ये क्या करेगा, इंकैप्सुलेट करेगा लेंथ की, हमने क्या किया, इस एक्स को इस्तेमाल किया, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हीं मेंबर फंक्शन को अलाउ करेगा जो डिक्लेयर है, और साइड को यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। इनकैप्सुलेशन का यही मतलब है कि कैप्सुलेट और रैप द डेटा, डेटा और मेंबर ऑफ दैट पर। बात दूसरा जो टॉपिक है, ये चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। कैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन, अगर दो पूछता है तो 3 मार्क्स के लिए एग्जाम्पल देनी नहीं होती। व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये भी क्लास का एक मेन कॉन्सेप्ट है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन द कॉन्सेप्ट of hiding internal implementation detail and showing only essential, यानी कि आपको, आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, आपको वही सारी चीज़ें है ना, जो आप चाहते हैं, तो इससे आपके लिए ज़रूरी है, सारी चीज़ें आपको शेयर की जाती क्या, आपको ओपन सोर्स शेयर किया जाता क्या, नहीं किया जाता। तो सेम थिंग इज दैट, ये क्या करेगा, बहुत सारी चीज़ों को हाइड करके रखेगा और वही देगा जिसकी आपको ज़रूरत है, बाकी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। इट फोकसेस ऑन व्हाट द ऑब्जेक्ट डज रादर देन हाउ इट डज इट। तो पर फोकस करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा, क्या करता है, उससे उसको लेना देना है, मगर वो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें। एब्स्ट्रैक्शन रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेक्स प्रोग्राम इजियर टू यूज एंड अंडरस्टैंड। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, अपने प्रोग्राम को इजी करता है। देखिए नीचे एग्जांपल है, क्लास टेस्ट, हमने क्लास का इस्तेमाल किया, पब्लिक, ज़रूरी नहीं कि एक साथ हम प्राइवेट और पब्लिक साथ में इस्तेमाल करें, यू कैन यूज वन ऑफ फ्रॉम दैट, एक ही इस्तेमाल। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले फंक्शन का इस्तेमाल किया, वॉइड डिस्प्ले, यानी ये क्या करेगा, डिस्प्ले, या आप किसको डिस्प्ले करेगा, एब्स्ट्रैक्शन एग्जाम, हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन क्या करेगा, डिस्प्ले। उसके बाद और एक कंसेप्ट है, व्हाट इज डेटा हाइडिंग। हाइडिंग तरह से डेटा हाइडिंग यूज टू restrict direct access to data members of class. Data hiding is a technique to restrict direct access to members of class. यानी ये restrict है, डायरेक्टली आप इसको यूज नहीं कर सकते, एक्सेस प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस,
यानी कि आपके डेटा को क्या करेगा, ये क्या करेगा, क्या करेगा आपके डेटा अनऑथराइज बचाएगा और कोई मॉडिफिकेशन आपके इसमें नहीं होगा। इन सी प्लस डेटा हाइडिंग इज प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाई। इन सी प्लस प्लस डेटा हाइडिंग एक्सेस यूजिंग द प्राइवेट एक्सेस, प्राइवेट के साथ इस्तेमाल होगा। कौन सी क्लास के साथ इस्तेमाल होगा, प्राइवेट के साथ इस्तेमाल। डेटा कैन बी एक्सेस ओनली थ्रू पब्लिक मेंबर, यानी सिर्फ पब्लिक के मेंबर फंक्शन इस्तेमाल कर सकते। बाहर क्लास के बाहर की जो कोडिंग होगी वहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। यहाँ पर क्लास सैंपल ऑब्जेक्ट है सैंपल, प्राइवेट ए पब्लिक वाइड सेट इंटीजर एक्स, वाइड सेट इंटीजर एक्स। अब हमने क्या किया, ए को एक्सेस किया नीचे पब्लिक में इंटीजर, और पब्लिक में क्या किया, फंक्शन के थ्रू क्या किया, एक्सेस किया वाइड सेट इंटीजर एक्स, यानी एक्स का ए को। यहाँ पर हमने मेंशन भी किया कि ए इक्वल एक्स, यानी ए की जो वैल्यू होगी वो एक्स होगी, तो एक्स क्या करेंगे उसको पे करेंगे। अब देखिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनहेरिटेंस। आपको इनहेरिटेंस का मतलब पता है, या मैं आपको बोल सकता हूँ यू आर द इनहेरिटेंस ऑफ योर पेरेंट्स। अब आपके पेरेंट्स क्या है, इनहेरिटेंस है। तो सेम थिंग, सेम कॉन्सेप्ट, inheritance is an object-oriented programming concept in which a new class, derived class, acquires the properties and behavior of existing class. अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास को हम बना सकते हैं विथ सेम नेम या विथ डिफरेंट नेम। एक क्लास से दूसरी क्लास को बनाना कहते हैं इनहेरिटेंस। हेल्प इन कोड रीयूजेबिलिटी, बार बार कोड को हमें टाइप करने की जरूरत है। रिड्यूस डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन नहीं होगा, सेम कोड आपको लिख, एंड इम्प्रूव प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, आपका प्रोग्राम क्या होगा। इनहेरिटेंस सपोर्ट्स हियरार्चिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासेस, हियरार्चिकल एक रिलेशनशिप बनाएगा इन डिफरेंट क्लासेस। इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंटेड यूजिंग बाय सिंबल, यानी यहाँ पर ये जो कोलन का सिंबल है उसका इस्तेमाल करें इनहेरिटेंस के लिए। whenever you use this symbol, whenever you see symbol in class name, means that uh, the inheritance चाहिए। अब देखिए क्लास का इस्तेमाल किए, क्लास का नाम है ए। उसके बाद देखिए क्लास है, क्लास की जो टाइप है वो पब्लिक, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर एक्स, और को हमने कर्ली ब्रैकेट से क्लोज किया, सेमीकोलन लिखना ज़रूरी क्लास के अंदर, मिडल ऑफ दी कर्ली ब्रैकेट। पर हमने जब हम इनहेरिट करते हैं तो यहाँ पर हमें सेमीकोलन लिखना ज़रूरी होता है जो इस ब्लॉक को एंड करता है। पर क्लास बी कोलन पब्लिक ए, यानी ए क्लास से हमने क्या बनाया, बी क्लास बनाया। क्या बनाया, ए क्लास से क्लास बी को पहले डिक्लेयर किया, यानी वो किसकी होगी, यानी कि नई क्लास पहली क्लास डिक्लेयर बी को। अब यहाँ पहले, और जो क्लास से हम डेराइव कर रहे हैं नई क्लास बनाए, बाद में हमें क्लास बी कोलन पब्लिक ए, यानी कि पब्लिक ए जो था, तो हमने पब्लिक ए था उससे हमने क्लास बनाई क्लास बी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक क्लास से दूसरी क्लास जब बनाते हैं डेटा कहते हैं। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग टाइप्स है इनहेरिटेंस। और पॉलीमॉर्फिज्म का भी वैसा ही है, तो भी हम आगे टाइप्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर भी इसका डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको बाद में भी समझ। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन नेम मैनी, यानी एक चीज़ का इस्तेमाल हम अलग अलग चीज़ों के, जैसा कि हमने फंक्शन पहले इस्तेमाल किया था ऐड, हमने इंटीजर के साथ भी इस्तेमाल किया है ना, ऐड हमने फ्लोट के साथ भी इस्तेमाल, ऐड हमने डबल के साथ भी इस्तेमाल, ऐड हमने साथ भी इस्तेमाल। इससे ऐड हम जैसा क्लास का नाम लिखते हैं क्लास
हमने सैंपल लिखा पिछली क्लास में। सैंपल जो नेम है मैं अलग अलग चीज अलग अलग क्लास नेम के लिए निकाल सकता हूं। यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म वन नेम मैनी फॉर्म्स इट अलाउज द सेम फंक्शन और ऑपरेटर टू परफॉर्म डिफरेंट operations depend on the system. Polymorphism, flexibility and extensibility of programs. Plus plus polymorphism is implemented using operator overloading and virtual. The same thing is that हम function overloading किया था using same name of function for different purpose. So same thing is that वही function को हम यहाँ पर लिखेंगे. ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी हम इस्तेमाल करेंगे. एक ही ऑपरेटर का नेम ऑपरेटर का इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों के लिए और वर्चुअल फंक्शन नीचे फंक्शन ओवरलोडिंग की तरह से हम इंटीजर ऐड. देखिए मैंने लिखा इंटीजर ए इंटीजर. यहाँ पर ऐड क्या है? सेम नेम ऑफ दैट फंक्शन. बाद देखिए फ्लोट ऐड फ्लोट ए फ्लोट बी. यानी ऐड फ्लोट के साथ भी इस्तेमाल हुआ, ऐड इंटीजर के साथ भी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ. वही कहते हैं ओवरलोडिंग. अब देखिए टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस टाइप्स हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. पहली टाइप हम सिंगल इनहेरिटेंस. मीनिंग इन सिंगल इनहेरिटेंस वन derived क्लास inherits from वन बेस क्लास. यानी बेस क्लास से एक derived क्लास बना. ए से हमने बी को बनाया, उसका प्रोग्राम बाजू में मौजूद है. प्रोग्राम में हम देखते हैं कि हमने क्लास बनाई क्लास ए पब्लिक वाइड शो ए. अब यहाँ पे हम एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे. ए को क्या करो शो करेंगे. ए में जो भी कंटेंट होंगे वो क्या होंगे शो होंगे. जैसा ए की जो भी वैल्यू होंगी वो शो होंगी. पर हमने इसको कंटिन्यू किया आगे. सी आउट क्लास ए. सी आउट क्लास ए यानी क्लास ए क्या होंगी आउटपुट में डिक्लेयर होंगी. बाद हम उसको हमने कर्ली ब्रैकेट से एंड किया, कर्ली ब्रैकेट से एंड किया. अब ये तो एंड कर्ली ब्रैकेट क्या है. देखिए क्लास ए के बाद ओपन कर्ली ब्रैकेट था, पर वाइट शो के बाद एक कर्ली ब्रैकेट था. तो पहला जो कर्ली ब्रैकेट है वो क्लास ए के ओपन कर्ली ब्रैकेट का एंड है. दूसरा वॉइड शो के बाद का जो कर्ली ब्रैकेट है उसका एंड है. मगर सेमी कोलन लिखना जरूरी है. इनहेरिट कर रहे हैं आगे. क्लास बी क्लास बी कोलन पब्लिक ए. यानी यहाँ पर क्या होगा इनहेरिट हो गई क्लास बी इनहेरिट फ्रॉम क्लास ए. इस तरह से क्लास इनहेरिट हम कर सकते हैं. इसको कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस. मीन्स इनहेरिट अ सिंगल क्लास फ्रॉम बेस क्लास. इस क्लास से बी क्लास को, एक क्लास से एक ही क्लास को. दूसरा है मल्टी लेवल इनहेरिट. मल्टी लेवल क्लास derived फ्रॉम अनदर derived क्लास. अब देखिए यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, डायग्राम देखते हैं, तो आपको ए बी सी नजर आया. ए से क्लास बी बनी थी, ए से क्लास बी बनी. ए यहाँ पर बेस क्लास हुआ, बी यहाँ पर derived क्लास हुआ. अब देखिए यहाँ पर हम बी से ही क्लास को जनरेट किया. दैट इज यानी सी derived फ्रॉम बी. बी भी डेराइव्ड है. बी भी क्या है यहाँ पर डेराइव. यानी डेराइव क्लास से डेराइव क्लास बनाना, बेस क्लास से नहीं बनाना, डेराइव से बनाना. इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं. एग्जाम में पूछे जाते हैं ये एटलीस्ट आपको 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं. यहाँ पर बोलते हैं आपको भाई एक्सप्लेन एनी टू इनहेरिटेंस, एनी टू टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. आप कोई भी एक दो यहाँ पर मेंशन. तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सिर्फ इसका मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन लिखना है और डायग्राम आपको बनाना है. ठीक है. अगर इनहेरिटेंस का एक ही क्वेश्चन पूछता है तो प्रोग्राम भी आपको लिखना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम. अब देखिए प्रोग्राम है क्लास ए है, हमने शो किया तो डिस्प्ले किया, फिर बी बनाया. बी बनाया, बी किससे बनाया, ए से बनाया. फिर देखिए वापस से हमने इसको एंड किया. फिर हमने क्लास सी बनाया, बनाया बी से बनाया. बहुत सिंपल कोडिंग होती है. इन थोड़ी सी तवज्जो दे आपको ज़रूरत. बात देखिए मल्टीपल इनहेरिट. अब इसका तो देखते ही समझ में आओगे, समझ में आ गया हूँ आपको कि दो बेस क्लास से क्या किया गया है, एक डेराइव क्लास. मल्टीपल इनहेरिटेंस मल्टी लेवल में, मल्टी लेवल और मल्टीपल बहुत फर्क. मल्टीपल इनहेरिटेंस वन डेराइव क्लास इनहेरिट
फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास, यानी दो बेस क्लास से हम क्या यहाँ पर एक डिराइव क्लास को एग्जाम के थ्रू फाइंड करते हैं। देखिए क्लास ए हमने बनाई, तो शो किया, तो डिस्प्ले। उसके बाद देखिए डायरेक्टली वी मेक क्लास बी, हमने यहाँ पे इनहेरिट करके नहीं बनाया, बल्कि डायरेक्टली यहाँ पे हमने क्या किया, बना दिया क्लास बी के क्लास ए और क्लास बी। उसके बाद पब्लिक वाइड शो भी उसको हम शो करेंगे फंक्शन के थ्रू और उसको डिस्प्ले करेंगे सी आउट के थ्रू। अब ये देखिए दो क्लास हमने मेंशन की, क्लास ए और क्लास बी, दो क्लास हमने बनाई है। उसके बाद एक तीसरी क्लास हमने यहाँ पर मेंशन की है, कर्सर पे थोड़ा ध्यान दो, ये क्लास ए था, उसके बाद क्लास बी बनाया, उसके बाद हमने यहाँ पर किया क्लास सी। अब यहाँ पर देखिए कोलन है, पब्लिक ए पब्लिक बी, यानी कि पब्लिक ए ये हो गया और पब्लिक बी ये हो गया। तो दो पब्लिक क्लासेस से आपने क्या किया, तीसरी पब्लिक क्लास बनाई, इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रिएट वन derived class from two different base class is called as multiple inheritance। सिंपल एग्जांपल आपके बुक में भी मौजूद है। अब देखिए हिरार्किकल इनहेरिटेंस, हिरार्की तो वही सेम कॉन्सेप्ट होता है, एक बात है उसके पीछे। हिरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल डेराइव क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। अब प्रोग्राम में हम समझते हैं, देखिए ये क्लास ए है, ये आपकी बेस क्लास है पब्लिक, और इसको हमने क्या किया, फंक्शन के थ्रू शो किया, सी आउट के थ्रू उसको डिस्प्ले किया। अब हम देखिए क्या करते हैं, किस तरह से हम अलग अलग क्लास को बनाते हैं, वन बाय वन हम क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पे बी कोलन पब्लिक ए, यानी हमने इनहेरिट किया बी, उसके बाद इस तरह से क्लोज करना जरूरी है। उसके बाद क्लास सी पब्लिक ए, ठीक है। उसके बाद सेम थिंग इज दैट क्लास डी हम यहाँ पर नीचे बनाएंगे, और इस तरह से आप क्या करेंगे, मल्टी हिरार्किकल इनहेरिटेंस बनाएंगे, एक ही क्लास से अलग 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 इनहेरिट क्लास यहाँ पर बनाएंगे। 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अब देखिए यहाँ पर पांचवी जो किस्म है इनहेरिटेंस की, वो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, ये कहते हैं। अब देखिए अगर फिगर को आप देखते हैं, डायग्राम को यहाँ पर, तो आपने देखा है क्लास में एक क्लास है, यानी मेन बेस क्लास है, उससे आपने दो क्लास को इनहेरिट किया, ए से बी भी बना और बी से ए से सी भी बना, ए से बी भी बना और ए से सी भी बना, मगर बाद में बी और सी मिलाकर आपने एक क्लास बनाई, उसको कहा गया D। यानी ए मेन क्लास है, बी डेराइव क्लास है, सी डेराइव क्लास है। तो हियर वी मेक अ न्यू क्लास फ्रॉम टू डेराइव क्लास, यानी दो डेराइव क्लास से हमने एक क्लास बनाया, मगर दो डेराइव क्लास ऑलरेडी एक बेस क्लास से बन चुके थे। प्रोग्राम में देखिए सबसे पहले ऊपर की जो लाइन है वो क्या है, क्लास ए है, उसके बाद हमने इसको शो किया, उसके बाद उसको हमने डिस्प्ले किया, उसके बाद देखिए हमने क्लास बी बनाया पब्लिक ए से, उसके बाद क्लास सी बनाया पब्लिक ए से, अब उसके बाद बना रहे हैं हम क्लास बी पब्लिक बी और है। बहुत आसान कोडिंग है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कर्ली ब्रैकेट्स का ध्यान देना है। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, इनहेरिटेंस का डेफिनेशन, एग्जाम्पल, इनहेरिटेंस के टाइप्स, उसके डायग्राम्स और उसके रिलेटेड प्रोग्राम्स मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। अब उसके बाद वापिस हम पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ आते हैं, यहाँ पर और एक मतलब पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन देखेंगे और उसको समझेंगे। अब देखिए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मैंने बताया गया, यूज सेम थिंग फॉर डिफरेंट पर्पस। Polymorphism is one of the most important concept of object book. The word polymorphism comes from two Greek words, यानी दो ग्रीक के वर्ड्स को, ग्रीक क्या है, एक लैंग्वेज, वहां से इसको डेराइव किया गया। पॉली का मतलब मैनी होता है ना, जैसा पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हम अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं। बहुत सारे आपने कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज देखे भाई, पॉलिटेक्निक यानी कि बहुत सारे टेक्निकल कोर्स वहाँ पे होंगे। पॉली मीन्स मैनी,
मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स, मॉर्फ का मतलब क्या होता है फॉर्म्स, तो दोनों को मिलाकर बना पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन नेम मैनी फॉर्म्स, एक नाम होगा बहुत सारे उसके फॉर्म्स होगा। जैसे पॉलीटेक्निक कॉलेज, आपने देखा अपने पास पॉलीटेक्निक कॉलेज है, तो उसके अंदर क्या है, पॉली क्या है, एक नाम है, पॉलिटेक्निक एक नाम है, और उसके अलग अलग फॉर्म्स है, उसके अंदर अलग अलग क्लासेस है, या उसके अंदर अलग अलग, जैसे आज़ाद कॉलेज, ये क्या है भाई, एक कॉलेज का नाम है, मगर उसके अंदर अगर हम कोर्सेज देखते हैं तो अलग अलग है, यानी एक ही नाम के अंदर बहुत सारे कोर्सेज क्या हो रहे हैं वहां पर रन हो रहे हैं। तो इन सी प्लस प्लस पॉलीमॉर्फिज्म अलाउस द सेम फंक्शन और ऑपरेटर नेम टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस। अब कितने तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए कंट्रोल F9 जब आप प्रेस करते हैं तो प्रोग्राम आपका क्या होता है, कंपाइल होता है, एरर को चेक करता है और कुछ ही सेकंड में आपके सामने प्रोग्राम डिस्प्ले होता है, तो उसको कंपाइल टाइम कहते हैं। और जब प्रोग्राम रन हो जाता है और आपके सामने डिस्प्ले होता है तो उसको रन टाइम कहते हैं। सेम थिंग इज दैट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कंपाइल टाइम में भी आप क्या करेंगे, उसकी फॉर्म्स को क्रिएट करेंगे, और रन टाइम में भी क्या करेंगे, आप क्रिएट कर सकते हैं फाइल को। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, देखिए इसका मीनिंग क्या है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज द टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दैट इज रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम। जैसे मैंने आपको बताया, कंपाइलेशन के खुद जो प्रोसेस होता है, कंपाइलेशन का जो प्रोग्राम रीड होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन हो रहा है प्रोग्राम के अंदर, जो भी डेटा स्टोर हो रहा है वेरिएबल्स के अंदर, तो बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। द कंपाइलर डिसाइड्स विच फंक्शन और ऑपरेटर कॉल ड्यूरिंग कंपाइलेशन, वो डिसाइड करता है कंपाइलर कि किस किस को एग्जीक्यूट करना है आपके प्रोग्राम से, तो इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब उसके कुछ यूज है यहाँ पर, फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये दोनों के ऊपर क्या करता है, काम करता है एट द टाइम ऑफ कंपाइल टाइम, ठीक है। अब देखिए उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया हूँ। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग किसको कहा जाता है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, ये भी कई सालों से कुछ पूछा नहीं गया है, ये भी इम्पोर्टेंट। देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, मीनिंग व्हेन टू और मोर फंक्शंस हैव द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर इज कॉल्ड एज फंक्शन। हमने देखा ऐड इंटीजर, ऐड फ्लोट, है ना, तो दैट इज फंक्शन ओवरलोड। यहाँ पर देखिए क्लास ऐड, आपने क्लास ऐड इस्तेमाल किया, पब्लिक उसकी टाइप आपने यहाँ पर ली, इंटीजर सम, इंटीजर ए, इंटीजर बी, उसके बाद आपने इसकी वैल्यू, तो फंक्शन था तो फंक्शन की वैल्यू को रखना जरूरी होता है, ए प्लस बी आपने किया, उसके बाद आपने लिखा फ्लोट सम, तो यहाँ पर देखो इंटीजर सम और फ्लोट सम, तो सम क्या है भाई, इंटीजर के लिए इस्तेमाल हुआ, सम फ्लोट के लिए भी इस्तेमाल, इज दैट फ्लोट सम, फ्लोट ए कॉमा फ्लोट बी, देन ए प्लस बी, यानी दोनों की वैल्यू कॉल होंगी, इंटीजर सम की भी होंगी, और तो वी यूज सम name of function for different arguments. Have you understand this? जी सर। हाँ, अब ये फिनिश होने पे है चैप्टर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसको कहा जाता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब है व्हेन एन ऑपरेटर इज गिवन न्यू मीनिंग फॉर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा डिफाइंड अभी यूनियन क्लास, और when an operator is given new meaning for user defined data called as operator। प्रोग्राम से हम इसको समझेंगे। क्लास का नाम टेस्ट है, उसके बाद पब्लिक इंटीजर एक्स, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, वो इंटीजर है, टेस्ट इंटीजर ए। आप क्या कर रहे हैं भाई, आप एक टेस्ट कर रहे, एक फंक्शन है, टेस्ट क्या है, यहाँ पर एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, इंटीजर ए को डिक्लेयर कर रहा है, बट एक्स इज इक्वल टू ए। आपने बोला कि भाई एक्स जो हमने ऊपर मेंशन किया है, इंटीजर किसके बराबर है, फंक्शन के इंटीजर के ए के बराबर है, पर हम देखिए नीचे लिख रहे हैं वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस,
वाइड ऑपरेटर प्लस प्लस, यानी ये दोनों ऑपरेटर क्या करेंगे, वो प्लस प्लस करेंगे। ये फंक्शन, ये भी फंक्शन इस्तेमाल किया वाइड ऑपरेटर पर एक्स प्लस वन, यानी हमने क्या किया, ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। उसके बाद देखिए किस तरह से ओवरलोड हो रहा है, इंटीजर मेन, आप देखिए यहाँ पर, और एक हमने ब्लॉक बनाया प्रोग्राम का, उसके बाद टेस्ट 5 प्लस प्लस टेस्ट T5। अब टेस्ट T5 क्या है, ये फंक्शन है और उसकी वैल्यू क्या है, 5 है। डायरेक्ट डिफॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी। उसके बाद देखिए प्लस प्लस T। अब क्या हो रहा है भाई, हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं भाई, T को इंक्रीमेंट कर रहे हैं एट द कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम में इसको हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। टी आउट T इंटू एक्स क्या होगा, यानी x मल्टीप्लाई किससे होगा, T से होगा, और आपको वैल्यू से ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल है, एग्जाम में प्रोग्रामिंग ओनली यू नीड टू राइट दैट्स। अब देखिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मीनिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म is a type of polymorphism that is resolved during program execution, is achieved using inheritance and virtual। कि किसी जरिए आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है, जरिए इनहेरिटेंस के जरिए और वर्चुअल। अब देखते हैं, द फंक्शन कॉल डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट टाइप नॉट द पॉइंटर टाइप। यहाँ पर पॉइंटर टाइप को नहीं लेगा बल्कि ऑब्जेक्ट टाइप को लेगा। अब देखिए वर्चुअल फंक्शन, अ वर्चुअल फंक्शन इज अ मेंबर फंक्शन of a class that is declared using the keyword virtual and it is overhidden in the derived class। वर्चुअल फंक्शन को भी किससे कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल होता है, वर्चुअल इस्तेमाल होता है। एक ही प्रोग्राम में दोनों के बारे में है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और वर्चुअल फंक्शन का हमने इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल है, क्लास हमने बेस बनाया, क्लास का नाम बेस है और पब्लिक, उसके मेंबर फंक्शन हमने डिस्प्ले किया वर्चुअल वाइड शो, ये शो होगा। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम, सी आउट दिस बेस क्लास शो, वो क्या करेगा, शो फंक्शन को डिस्प्ले करेगा, सी आउट हमेशा डिस्प्ले करता है। उसके बाद क्लास डेराइव्ड पब्लिक बेस, हमने एक नई क्लास बनाई जिसका नाम डेराइव था, वो किससे डेराइव हुई, बेस से डेराइव हुई। उसके बाद पब्लिक, एक और एक क्लास हमने यहाँ पे मेंशन की, पब्लिक वाइड शो, वापस से क्या करेगा, एक फंक्शन हम मेंबर फंक्शन हम यहाँ पर लिया, वो शो करेगा सी आउट दिस डेराइव क्लास शो फंक्शन, ये डेराइव क्लास क्या करेंगी, फंक्शन को शो करेंगे। तो कहते हैं वर्चुअल फंक्शन या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो उसके बाद वापस से हमने क्या किया, इंटीजर में बेस बी, हमने क्या किया, बेस क्लास के अंदर पॉइंटर का इस्तेमाल करके बी को या बी की वैल्यू को कॉल किया, यानी ये एस्टिक जो है, बेस एस्टिक बी, ये एस्टिक सिंबल या स्टार किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है। हमें पता है कि पॉइंटर क्या, पॉइंटर वेरिएबल क्या स्टोर करता है, इट कीप्स एड्रेस ऑफ डिक्लेयर्ड वेरिएबल, एड्रेस को यहाँ पर वो क्या करेंगे, कॉल करेंगे डेराइव बी। उसके बाद लिखा हमने बी इज इक्वल टू एन डी, यहाँ पर भी हमने इस्तेमाल किया है पॉइंटर का इस्तेमाल किया, कौन से, एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया यहाँ पर। उसके बाद इसको इस तरह से शो करेंगे, बी माइनस ग्रेटर शो फंक्शन, क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो इतना प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं, तो आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में ही पूछा जाता है। चलिए आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और वर्चुअल फंक्शन हो सकता है कि पूछ ले। उसके बाद देखिए ये डिफरेंस पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम ना रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये आपको पूछेगा 4 मार्क्स के लिए, डिफरेंस आ सकता है ये। बहुत दिनों से ये भी क्वेश्चन नहीं आया, कंपाइल टाइम क्या है और रन टाइम क्या है, रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम, रिजॉल्व एट रन टाइम, फास्टर एग्जीक्यूट, slightly slower, uses overloading, uses virtual,
then no inheritance required, it means it required. but advantages of polymorphism है, ये भी एग्जाम में पूछता है साथ ही में इसके 4 मार्क्स के लिए। improve flexibility, reduces code duplication, enhance reliability, force dynamic, इसके एडवांटेजेस हैं। और उसके बाद ये लास्ट के जो टॉपिक हैं हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर यहाँ पर, यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करना था यहाँ पर हो जाएंगे वो यहाँ। और इसके बाद मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूँ। एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आता है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, यानी कि ये अल्टरनेटिव आता है, ये साल भी आने के इसके बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टर के क्या है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन सी। The constructor is a special member function of class that is automatically called when an object of class is created। आप इसमें क्लास की क्लास सपोज आपने इसमें क्लास इसको जैसे ही आप क्रिएट करते हैं तो इसका कंस्ट्रक्टर बन जाता है। द मेन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर इज इनिशियलाइज द डेटा। मेन पर्पस क्या है भाई, आपको उसके जो मेंबर्स है उनको इनिशियलाइज करना क्लास के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कंस्ट्रक्टर, इट्स नेम इज सेम एज द क्लास नेम। जैसे हमने लिखा क्लास स्टूडेंट तो इसका नाम भी नहीं होगा। इट हैज़ नो रिटर्न टाइप, वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, नॉट इवन वाइड, वाइड को भी नहीं होगी। कॉल ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कॉल होता है। यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। कैन बी पब्लिक और प्राइवेट, प्राइवेट क्लास के लिए और पब्लिक क्लास के लिए भी इस्तेमाल होगा। सपोर्ट्स ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग को भी डिटेल डेफिनेशन है और जिसका डेफिनेशन भी होगा। कंस्ट्रक्टर इज स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास हैविंग द सेम नेम एज द क्लास ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट द डेटा। अब यहाँ पर हम देखते हैं का प्रोग्राम है वेबसाइट में हैश इंक्लूड डॉट है। उसके बाद देखिए क्लास मैंने बनाया स्टूडेंट, ठीक है। मेंबर फंक्शन मैंने बनाया इंटीजर रोल, पब्लिक। देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है, बना रहे हैं। क्लास स्टूडेंट तो मैंने लिया था, अब उसका मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। पब्लिक कोलन स्टूडेंट फंक्शन, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, बन गया है। क्या होगा भाई, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आपका, सॉरी अभी नहीं बना, यहाँ पे पब्लिक हमने स्टूडेंट एक फंक्शन मेंबर फंक्शन के बाद रोल नंबर जो ये था, ये वाला जो रोल नंबर था इंटीजर रोल, यहाँ पे सेम हम यहाँ पे इस्तेमाल किया रोल इक्वल टू 101, यानी रोल नंबर हमने 101 क्या किया वहाँ पर इनपुट किया। की आउट कंस्ट्रक्टर कॉल एंड एल, कंस्ट्रक्टर कॉल क्या होगा, कंस्ट्रक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉल होगा। अब देखिए यहाँ पर उसका मेंबर फंक्शन है वॉइड शो, वो करेगा। की आउट ये डिस्प्ले करेगा इंटीजर नेम। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है, डिस्प्ले कॉल हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हमने स्टूडेंट्स 1, यहाँ पर क्या लिखा हमने स्टूडेंट्स 1। तो यहाँ पर देखिए कमेंट्स में मैंने मेंशन किया है कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिक, तो क्या हो गया, कॉल हो गया, ठीक है। क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो गया। यानी कि क्या है कंस्ट्रक्शन काम क्या है, ये क्या करेगा, सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को कंस्ट्रक्ट करेगा कहाँ पर, क्लास के। आपको ज़्यादा बहुत सारे मेंबर फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। हर स्टूडेंट के लिए उसके सामने रोल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप रोल नंबर लिखोगे और ये क्या करेगा, सबको कंस्ट्रक्ट। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट 1 डॉट शो जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया वो करेगा 0 आउटपुट कंस्ट्रक्टर कॉल रोल नंबर 101, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा यहाँ पर। ये कंस्ट्रक्टर है, प्रोग्राम में लिखना है आपको। तो कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन लिखना है और टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर लिखना है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर क्या है भी, जैसे ही कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है उसके बाद उस कंस्ट्रक्टर को क्या करने की जरूरत होती है, रिमूव करने। तो रिमूव कौन करेगा, डिस्ट्रक्टर करेगा। के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, के लिए फ्लिप फ्लॉप का जो कॉन्सेप्ट
वो इस्तेमाल होता है। जैसे आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, वंस कॉम्प्लीमेंट, टू कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, 0 को 1 करता है और 1 को 0 करता है। तो कंस्ट्रक्टर के लिए भी यहाँ सिंबल का इस्तेमाल हुआ है। डिस्ट्रक्टर इज स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। ये कब कॉल्ड होता है, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड हो जाता है, यानी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। 101 एग्जीक्यूट हो गया था, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट वहां से चला जाएगा। इट इज यूज टू फ्री मेमोरी एंड अदर रिसोर्सेज ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। काम ये होता है कि मेमोरी को क्या करना, ऑक्युपाइड करना, किससे, उस ऑब्जेक्ट से जो वहां पर स्टोर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस, नेम इज द सेम एज क्लास नेम प्रेसिडेड बाय। यहाँ पर ये जो सिंबल है, कॉम्प्लीमेंट की जो सिंबल नजर आ रही है, अरबी वाला मत, ठीक है, इसका यह हम इस्तेमाल करते हैं। हैज़ नो रिटर्न टाइप कॉल्ड ऑटोमेटिकली क्लीन अप वर्क। आपके काम को क्या करता है, मेमोरी को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओनली वन डिस्ट्रक्टर इन अ क्लास कैनॉट बी ओवरलोड। ओवरलोड भी नहीं होगा, एक ही डिस्ट्रक्टर होगा एक क्लास के लिए। A destructor is a special member function of a class that is automatically invoked when an object goes out of its scope, और it is एक ऑब्जेक्ट आया, क्रिएट हो गया, डिस्प्ले हो गया, शो हो गया, अब उसके बाद वो तो उससे मेमोरी को क्या करना है, खाली करना, पर वो काम करेगा। तो रिलीज रिसोर्सेज यूज बाय द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए इसका प्रोग्राम है, और उसके बाद हम चैप्टर को क्लोज करते हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम है क्लास टेस्ट। टेस्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। पब्लिक में हमने इस्तेमाल किया टेस्ट फंक्शन कंस्ट्रक्टर, बाद उसको हम क्या करें, कॉल कर रहे हैं सी आउट के थ्रू, आपको आउटपुट में नज़र आएगा। बाद देखिए ये जो टेस्ट क्रिएट हो गया था आपके में गया था, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। आपने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का सिंबल लिखा, टेस्ट फंक्शन लिखा, ये क्या हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया। या और डिस्ट्रक्टर कॉल, और देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया था वो क्या हो गया, फिल हो गया, आउट हो गया यहाँ से। और आउट करने के बाद डिस्ट्रक्टर क्या करेंगे, मेमोरी को अपडेट कराएंगे फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट। बाद देखिए आउटपुट है कंस्ट्रक्टर कॉल, कंस्ट्रक्टर आया, उसके बाद डिस्ट्रक्टर कॉल, उसके बाद हमने डिस्ट्रक्टर कॉल किया। ये डिफरेंसेस है, ये एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, सर डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। देखिए कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, डिस्ट्रक्टर उसको डिस्ट्रॉय करता है। कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एट क्रिएशन, ये बोलता है कॉल्ड एट डिस्ट्रक्शन, सेम नेम एज क्लास, और क्लास नेम से सेम नेम होगा क्लास का, मगर उससे पहले आप कॉम्प्लीमेंट का क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट का सिंबल को लगाएंगे। बट कैन बी ओवरलोडेड, इट कैन बी। तो ये सी प्लस प्लस आपका यहाँ पर ऐड होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किया, और जैसी क्लास ख़त्म होती है